हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अब सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी की यूनिट नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 को एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 3 की बात करें तो वैसे तो इसमें एक ही चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में आप लोग को बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ना है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, या फिर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो भी हमारे बहुत सारी डिजीजेज रहती हैं, तो इन डिजीज को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से प्रोग्राम्स आज तक रन किए हैं, वो कितने सक्सेसफुल रहे। देखिए, आपको सभी प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ना क्या क्या है। देखो, आप लोग को तीन चीजें मेन करके पढ़नी है। एक तो आप लोग को पढ़ना है कि जो भी प्रोग्राम्स है इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर यहाँ पे ये जो प्रोग्राम्स ये फंक्शन कैसे करते हैं, और फिर ये जो भी प्रोग्राम आज तक चलाए गए, जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 8 से 9 प्रोग्राम आप लोग को इस यूनिट नंबर 3 में पढ़ने हैं। तो इन सभी का आउटकम क्या निकला, तो इन सभी के बारे में ये तीन चीजें आप लोग को खास करके पढ़नी है, ठीक है। बाकी इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वगैरह भी हमें देखना ही है डेफिनेटली। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे यूनिट नंबर 3 में पढ़नी है। और मुझे पता है कि इसका पेपर आप लोग का सबसे पहले ही पढ़ने वाला है। तो देखिए, इसकी जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको ऐप पर देखने को मिल जाएगी। यूनिट 4 और यूनिट 5 की भी हैंड रिटन नोट्स आज शाम तक अवेलेबल हो जाएंगी। अभी भी कॉम्प्लीमेंट्री नोट्स अवेलेबल थी, तो आई होप कि आप लोग को पता ही होगा। बाकी ये सभी नोट्स आज शाम तक आपको जो है ऐप पे देखने को मिल जाएगी। तो इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है अर्षित पांडे। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, बात करें हम लोग यहाँ पे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में, तो अगर हम लोग यहाँ पे नाम से ही समझे तो देखो, नेशनल मतलब कि यहाँ पे किसी कंट्री लेवल पे, और हेल्थ मतलब कि वहां पे रहने वाली लोगों की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। यानी आप सिंपली समझो, किसी एक पार्टिकुलर कंट्री में वहां पे रह रहे जो भी लोग हैं उनकी कह सकते हो सेहत को, उनकी हेल्थ को बीमारियों से बचाने के लिए, या फिर जो भी ऐसी बीमारियां हैं जो कि या तो बहुत हार्मफुल है या तो बहुत तेजी से फैल रही हैं, उन सभी से बचाने के लिए जो भी यहाँ पे प्रोग्राम चलाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। जैसे आप सिंपली समझो, जब कोरोना यहाँ पे इंडिया में बहुत ज्यादा फैल रहा था तो क्या होता है, कोरोना की वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला था। तो वो भी हमारे एक टाइप का नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ही था, जहाँ पे पूरे इंडिया में लोगों को यहाँ पे क्या कोरोना वैक्सीन यहाँ पे कह सकते हो प्रोवाइड करी गई थी। उसी तरीके से आप सभी को जरूर पता होगा कि इंडिया में एक टाइम पे, ठीक है, पोलियो ने इतना ज्यादा कह सकते हो हार्म कर रखा था, ठीक है, बहुत सारे लोगों को पोलियो हो रहा था। लेकिन फिर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने यहाँ पे पोलियो वैक्सीन बहुत अच्छे से डिलीवर करी। आप सभी ने जरूर से यहाँ पे पोलियो की 2 ड्रॉप्स जरूर ली होंगी, ठीक है, 2 बूंद जिंदगी की आपने जरूर नाम वगैरह सुना होगा। अगर आप लोग थोड़े बहुत भी, आप लोग के एरिया में थोड़ा बहुत भी अवेयरनेस रही तो ठीक है, तो आप लोग को जरूर यहाँ पे इसकी 2 ड्रॉप्स वगैरह देखने को मिली होंगी, 2 ड्रॉप्स आपने पी होंगी। तो ये सारी चीजें क्या थी, ये सारी चीजें इसी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंडर में ही चलाई जा रही थी। जैसे यहाँ पे पोलियो का प्रोग्राम था, ठीक है, और यहाँ पे उसी तरीके से हमारा कह सकते हो कोरोना का भी प्रोग्राम था। तो यहाँ पे देखिए, इसी तरीके के जो भी प्रोग्राम होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जो कि हमारे कंट्री के लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए चलाए जाते हैं। अब देखो, वैसे तो अगर हम लोग बात करें तो हमारे इंडिया में बहुत सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम यहाँ पे आज तक चलाए गए हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 3 की बात करें तो यूनिट 3 में आप लोग को इन सारे प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है। जैसे हमारा एड्स का हो गया, टीबी हो गया, लेप्रोसी, ठीक है, मेंटल हेल्थ, उसके बाद यहाँ पे डीफनेस हो गया, उसके बाद यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया, ठीक है, ब्लाइंडनेस प्रोग्राम, और यहाँ पे पोलियो, ठीक है, पोलियो प्रोग्राम का नाम क्या था, पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो इन सभी के बारे में आप लोग को यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। और यूनिट 4 में भी यहाँ पे देखिए इसी का कंटिन्यूएशन है, यानी यूनिट 4 में भी आप लोग को हमारे इन्हीं प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है, जो कुछ हमारे थोड़े बहुत बचे हुए प्रोग्राम है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं है कि इन यूनिट 3 और यूनिट 4 को मिला के हम लोग सारे ही प्रोग्राम के बारे में पढ़ लेंगे। आज तक बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं, लेकिन आप लोग के सिलेबस में कुछ पार्टिकुलर प्रोग्राम्स ही हैं यूनिट 3 और यूनिट 4 को मिला के, तो उन सभी के बारे में ही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए, जैसे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या है, ये हमारे गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव्स होते हैं। और यहाँ पे देखिए, हमारी एक मिनिस्ट्री होती है, कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यहाँ पे इन्हीं के थ्रू यहाँ पे ये प्रोग्राम्स हमारे लॉन्च किए जाते हैं, टू कंट्रोल, प्रिवेंट एंड एलिमिनेट मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। यानी कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स है जो कि या तो बहुत ज्यादा तेजी से इंडिया में फैल रही हैं, या तो वो बहुत ही हार्मफुल है, ठीक है, तो उनसे पब्लिक हेल्थ को बचाने के लिए, या कह सकते हो उसको कंट्रोल करने के लिए, पब्लिक हेल्थ को उससे जैसे अगर मान लो हो गया, ठीक है, तो हो गया तो उसको कंट्रोल करना, और अगर नहीं हुआ तो होने से पहले ही बचा लेना, और एलिमिनेट यानी कि उसको पूरी तरीके से खत्म करना। तो इन सभी के लिए हमारे यहाँ पे ये हेल्थ प्रोग्राम जो है चलाए जाते हैं। और ये क्या होता है, ये हमारी फोकस करते हैं प्रियोरिटी डिजीज, जैसे कि जो हमारी बहुत ज्यादा कह सकते हो, अब जैसे कोरोना था, कोरोना क्या था कि एक यहाँ पे नेशनल प्रॉब्लम बन गई थी, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी था।
तो इसी तरीके से जो भी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि या तो बहुत ज्यादा फैल रही होती हैं या तो हमारे कह सकते हो कंट्री के लोगों को बहुत ज़्यादा हार्म कर रही होती है, उन्हीं सबसे बचाने के लिए हमारे ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम यहाँ पे चलाए जाते हैं। बाकी यहाँ पे मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम हो गया, यानी कि जो माता और बच्चे की देखभाल के लिए जो भी प्रोग्राम हो गया, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे इसके बारे में आप लोग यूनिट नंबर 4 में पढ़ोगे। और उसके बाद पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा जो है एक नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 4 में पढ़ोगे। बाकी कुछ प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 3 यानी आज की यूनिट में पढ़ेंगे। अब इसके देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे किसी भी हेल्थ प्रोग्राम को क्यों चलाया जाता है, ताकि जो भी यहाँ पे बीमारियां हैं उनसे यहाँ पे बचा जा सके। जैसे मॉर्बिडिटी मतलब यहाँ पे बीमार लोगों की संख्या कम करी जा सके, और मॉर्टेलिटी मतलब यहाँ पे उस बीमारी से होने वाली डेथ को कम किया जा सके, जैसे बीमारी से मौतें कम हो। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल और एलिमिनेट कम्युनिकेबल। अब आपको पता है डिजीजेस हमारी दो टाइप की होती हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। तो यहाँ पे जो भी ऐसी बीमारियां हैं, ठीक है, जो कि लोगों को हार्म करें, चाहे वो हमारी कम्युनिकेबल हो चाहे नॉन कम्युनिकेबल हो, इन दोनों से ही यहाँ पे बचाने के लिए और इनको यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे इन प्रोग्राम को चलाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, उसके बाद यहाँ पे हेल्थ केयर का यूनिवर्सल एक्सेस हो। जैसे यहाँ पे देखो प्रोग्राम्स होते हैं, तो प्रोग्राम्स का मेन पर्पज क्या होता है कि जगह जगह जहाँ पे कह सकते हो हॉस्पिटल वगैरह नहीं भी है, वहां पे भी पहुंचा जा सके। जैसे अगर आपको पता हो तो कोरोना की वैक्सीन यहाँ पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ शहरों तक लिमिटेड थी, बल्कि वो गाँव में भी एक एक कोने तक पहुंचाई गई थी। तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे ज़रूरी तो है नहीं कि गाँव में हर कोई जाके हॉस्पिटल में जाके अपनी वैक्सीन लगवा पाए, है ना? तो यहाँ पे इन प्रोग्राम्स के थ्रू क्या होता है कि घर-घर पहुँचने की कोशिश करी जाती है, ठीक है? यानी हर जगह, हर एक लोगों को यहाँ पे इन प्रोग्राम्स का बेनिफिट मिल पाए, ये यहाँ पे इसको ध्यान रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको यहाँ पे स्ट्रेंथन करना, मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, जैसे कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तो ये हेल्थ केयर का ही एक पार्ट हो गया, है ना? जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हमारा आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह होते हैं, आशा बहू वगैरह होती है, तो वो सारे लोग मिलके क्या होते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम को वाइड लेवल तक स्प्रेड करने में हमारी हेल्प करते हैं, है ना? जगह जगह ऐसी जगह तक भी हमारे लोगों को हेल्थ केयर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे कह सकते हो जिनके लिए कनेक्ट हो पाना शायद पॉसिबल ना हो, तो उन सभी में हमारा ये हेल्थ प्रोग्राम जो है एक कम्युनिकेबल लिंक की तरह काम करता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें, तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम लोग देखें कि हमारे कौन-कौन से प्रोग्राम यहाँ पे इंडिया के थ्रू चलाए गए हैं, तो अगर कम्युनिकेबल डिजीज में देखें तो यहाँ पे देखिए ये सारे हमारे प्रोग्राम हो गए। जैसे ये सारे देखो, ये सभी आपके सिलेबस में नहीं है, बस ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है जिसको आप लोग देख लीजिए। जैसे एक हमारा नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। देखो, वेक्टर बॉर्न का मतलब है ऐसी बीमारियां जो किसी वेक्टर के थ्रू होती हैं। वेक्टर मतलब यहाँ पे जैसे आप लोग को पता है मलेरिया, तो मलेरिया क्या होता है? मलेरिया होता तो बेसिकली एक पैरासाइट की वजह से है ना? किस पैरासाइट की वजह से होता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, मलेरिया किस पैरासाइट की वजह से होता है? लेकिन उस पैरासाइट को हमारे ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करने का काम कौन करता है? हमारा मॉस्क्यूटो करता है। तो मॉस्क्यूटो क्या है? वेक्टर की तरह काम कर रहा है। जैसे मलेरिया मॉस्क्यूटो से डायरेक्टली नहीं हो रहा, लेकिन वहां पे मॉस्क्यूटो क्या हो रहा है? मॉस्क्यूटो एक वेक्टर की तरह काम कर रहा है, जो कि यहाँ पे उस पैरासाइट को हमारी बॉडी में ले जाने का काम कर रहा है। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे वेक्टर होते हैं जो कि हमारी बीमारियों को लेके जाते हैं। जैसे मॉस्क्यूटो तो बहुत सारी बीमारियों का वेक्टर होता ही है, आप लोगों ने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा ही है ना? तो उसी तरीके से जो भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है उनको कंट्रोल करने के लिए हमारा प्रोग्राम लाया गया, है ना? लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, एड्स कंट्रोल, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन और हमारा गुनिया वॉर्म इरेडिकेशन। उसके बाद यहाँ पे याज कंट्रोल और हमारा इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। अब इसमें से देखिए कुछ प्रोग्राम को आप लोग को आज की वीडियो में पढ़ना है। जैसे आप लोग ये ट्यूबरक्लोसिस पढ़ोगे, लेप्रोसी पढ़ोगे, एड्स पढ़ोगे, इम्यूनाइजेशन पढ़ोगे और हमारा इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। ये सारी चीजें आप लोग के सिलेबस में दे रखी हैं, इनको आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात करें, तो यहाँ पे देखिए नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो कि फैलती नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, लेकिन बहुत हार्मफुल होती हैं। जैसे हमारा कैंसर हो गया, ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी हमारा प्रोग्राम चलाया गया है। उसके बाद मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, तो इसको आप लोग को पढ़ना है। डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, तो ये आप लोग के सिलेबस में फिलहाल नहीं है। फिर हमारा यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज है ना। उसके बाद हमारा ब्लाइंडनेस, तो इसको भी आप लोग को पढ़ना है। फिर हमारा डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, स्ट्रोक, उसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस, तो इसको भी आप लोग को पढ़ना है। और उसके बाद देखिए नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम की बात करें, तो यहाँ पे ये ऐसे प्रोग्राम है जो कि हमारा कह सकते हो स्पेशली मदर और चाइल्ड को फोकस में रखते हुए उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हमारे चलाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मिड डे मील प्रोग्राम, इसमें क्या होता है, छोटे बच्चों को जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहां पे लंच प्रोवाइड किया जाता है ना, वहां पे खाना प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो गया, न्यूट्रिशनल नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम हो गया। तो ये सारे हमारे कह सकते हो कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू चलाए गए हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही, और भी ज्यादा है, लेकिन डेफिनेटली ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो। बाकी अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने प्रोग्राम्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेशनल HIV एंड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में।
अब देखिए, HIV एंड एड्स, आपको पता है HIV क्या होता है? HIV हमारा वो वायरस होता है जिसकी वजह से आगे चल के हमारा एड्स डेवलप होता है, ठीक है? तो HIV वायरस की वजह से भी हमारी जो बीमारी होती है वो भी हमारी कह सकते हो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसका जो कह सकते हो आगे चल के जो एडवांस स्टेज होता है वही हमारा एड्स होता है। तो इन सभी से बचने के लिए जो प्रोग्राम हमारा लाया गया उसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल HIV एंड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कह सकते हो सेंट्रली स्पॉन्सर प्रोग्राम है, मतलब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू स्पॉन्सर किया गया है, ठीक है? और यहाँ पे 1992 में ही इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के थ्रू, ताकि यहाँ पे जो है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है कह सकते हो, यहाँ पे ये हमारी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यहाँ पे इस प्रोग्राम को जो है इंप्लीमेंट किया था पूरे इंडिया में, ठीक है? ये हमारा प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम को पूरे इंडिया में ऑर्गेनाइज किसने किया था? हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है? इसने जो है इंप्लीमेंट किया था। और बाकी देखिए इसका एम क्या था? सिंपल सी बात है, इसका एम यही था कि जो HIV और एड्स से होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है, और जो HIV और एड्स के पेशेंट हैं इनको यहाँ पे कम से कम किया जा सके, HIV एड्स से होने वाली डेथ को जो है कह सकते हो प्रिवेंट किया जा सके। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारा जो न्यू HIV इन्फेक्शन है उनको यहाँ पे रोका जा सके, जैसे जिनको है उनको तो उनसे तो देखो आपको पता है कि जो HIV और एड्स है, ठीक है, इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसको सिर्फ हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर एड्स हो जाता है तो एट लास्ट में फिर मतलब पेशेंट की लगभग कह सकते हो एज एक्सपेक्टेंसी काफी कम हो जाती है ना? मतलब यहाँ पे अगर एड्स हो गया, एड्स अगर किसी ने डेवलप कर लिया तो फिर अगर बहुत अच्छे से उसने कंट्रोल किया तो भी शायद 5 से 6 साल ही मैक्सिमम वो यहाँ पे जी पाता है। अब हालाँकि आज के दिन में हमारे कुछ एडवांस मेडिकेशंस आ गई हैं जिन्होंने यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी को और इंक्रीज़ किया है। लेकिन सिंपल सी बात है कि इनका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, इनको कंट्रोल में ही रखा जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए सबसे मेन फोकस क्या रहता है कि HIV और एड्स किसी को होने ना पाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो गया तब तो सिर्फ कंट्रोल हो सकता है, इसलिए ना होने पाए, है ना? लोगों को इससे बचाया जा सके, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी इसके बारे में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे, बाकी अभी आप लोग समझो कि इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारा न्यू HIV इन्फेक्शन ना हो, ठीक है? केयर, सपोर्ट और ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो। अब एक बात आप लोगों को पता हो कि जो HIV है, ये क्या है? ये एक टाइप का वायरस है, और कौन-सा वायरस है? हमारा रेट्रोवायरस है। तो इसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग होती है उनको हम बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स या फिर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यहाँ पे दी जाती है, ठीक है? तो इस यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है, तो ट्रीटमेंट का नाम क्या होता है? ART। ART का मतलब होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है? तो ये हमारा प्रोवाइड करी जाती है इस प्रोग्राम के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे HIV रिलेटेड जो मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी मतलब डेथ, ठीक है, कि HIV से रिलेटेड कौन-कौन से लोग यहाँ पे सिर्फ HIV की वजह से मर रहे हैं, उनको यहाँ पे बचाया जा सके। उसके बाद स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, अब आपको पता है जैसे अगर किसी के बारे में भी आजकल पता चलता है कि HIV या एड्स का पेशेंट है, ठीक है, तो लोग उसको मतलब थोड़ा गलत नज़र से देखते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे ये क्या होता है जनरली यहाँ पे मतलब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है, ठीक है? तो ऐसा लोगों के बारे में कह सकते हो मेंटालिटी बन जाती है कि भाई अगर इसको HIV एड्स है तो इसने बहुत सारे मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स इसके रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ यहाँ पे सेक्सुअल रूट के थ्रू ही इसका ट्रांसमिशन हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेनली क्या होता है, मेनली यहाँ पे जो इन्फेक्टेड पर्सन का यहाँ पे कह सकते हो जो भी यहाँ पे फ्लूइड होता है, ठीक है? तो अब वो किसी भी रूट से जा सकता है, जैसे कभी-कभी क्या होता है इन्फेक्टेड नीडल्स के थ्रू भी चला जाता है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बाकी मल जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स इसका एक मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, ठीक है? तो वो तो है ही है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि अगर किसी को हो जाता है तो वहाँ पे उसके खिलाफ स्टिग्मा मतलब होता है यही कि उसको गलत भावनाओं से देखना, है ना? उसके प्रति मतलब कह सकते हो एक हीन भावना को कम करना, है ना? और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी का मतलब यही है कि जो हमारा हॉस्पिटल्स हैं और जो भी हमारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी कैपेसिटी को यहाँ पे स्ट्रेंथ करना कि वो यहाँ पे HIV और एड्स को अच्छे से हैंडल कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ। तो ये सारे इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव रहे हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे HIV और एड्स की बात करें, तो HIV का नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब अगर आप लोग इसके नाम से ही समझो तो नाम से ही समझ में आ जाता है कि ये जो वायरस है ये क्या करता है, हमारे जो है बॉडी के इम्यून सिस्टम को यहाँ पे पूरी तरीके से वीक कर देता है, और धीरे-धीरे अगर ये एड्स में डेवलप हुआ तो खत्म ही करने लग जाता है। अब थोड़ा-सा अगर हम लोग यहाँ पे इम्यून सिस्टम की बात करें तो देखिए, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, ठीक है? तो इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब इम्यूनिटी हमारी 2 टाइप की होती है। एक होती है इनेट मतलब जो कि हमें जन्म से ही बचपन से ही मिली होती है, जन्मजात, ठीक है? और एक होती है एडैप्टिव। एडैप्टिव का मतलब होता है जो कि हमने यहाँ पे धीरे-धीरे यहाँ पे बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया से लड़ते हुए डेवलप करी होती है। जैसे
मान लो आपको कोरोना की वैक्सीन लगाई गई, तो उस वैक्सीन से क्या होता है, उस वैक्सीन से हमारी बॉडी में कोरोना के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एडेप्टिव इम्यूनिटी के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है ह्यूमोरल, ठीक है, जिसमें हमारी बी सेल इन्वॉल्व होती है, और एक होती है हमारी सेल्यूलर, जिसमें हमारी टी सेल इन्वॉल्व होती है। अब देखो अगर आप लोग समझो, अगर आप लोग को थोड़ा पता हो कि जो हमारा एंटीबॉडी होती है वो यही बी सेल बनाती है। ठीक है, बी सेल ही हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। बेसिकली जब बी सेल यहाँ पे प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होती है तो एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो हमारी टी सेल होती है तो पार्ट ये भी एडेप्टिव का होती है, लेकिन ये हमारी एंटीबॉडी नहीं बनाती है। ठीक है, इस अब इस टी सेल के भी दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है CD4+ सेल जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्पर टी सेल या फिर टी हेल्पर सेल, और एक होती है CD8+ सेल जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल। अब एक चीज समझना कि जो हमारी CD4+ सेल है ना, यही हमारी वो सेल है जो कि हमारी इस बी सेल को भी एक्टिवेट करती है, और जो कि हमारी इस टी सेल, इस कह सकते हो साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करने में भी अपना रोल प्ले करती है। तो अब आप ये समझो कि ये जो हमारा HIV होता है ना, ये हमारी इसी CD4+ टी सेल्स पे क्या करता है, इसी CD4+ टी सेल्स पे अटैक करता है और इनको यहाँ पे वीक या फिर खत्म करने लग जाता है। अब एक चीज समझो भाई, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी कौन बना रहा है, इस बी सेल। ठीक है, और हमारी बॉडी में कह सकते हो जो एडवांस हमारा इम्यूनिटी होती है, फिर जो एडवांस इम्यून सिस्टम होता है वो यही हमारा एडेप्टिव वाला होता है, जो कि हमें जो हमारे बहुत हार्मफुल डिजीज होती हैं जिनसे हमारी इनेट इम्यूनिटी नहीं लड़ पाती है, उनसे हमारा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम बचाता है। और ये एक्टिवेट कब होगा, जब CD4+ सेल कह सकते हो ये सेल जब एक्टिवेट होगी तभी यहाँ पे ये इन दोनों को एक्टिवेट करेगी। मतलब ये सबसे सेंट्रल रोल प्ले करती है हमारी इम्यूनिटी में। और हमारी जो HIV होता है ये क्या करता है, इसी को खत्म कर देता है। जब यही खत्म हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमारी बाकी सेल्स भी कह सकते हो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती हैं, एक्टिवेट नहीं हो पाती, अपने फुल पोटेंशियल में नहीं आ पाती, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी क्या होती है, वीक हो जाती है। अच्छा, अब आप एक चीज समझो कि ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर HIV और एड्स में जो पेशेंट होता है, ठीक है, वो HIV एड्स से नहीं मरता है, बल्कि HIV एड्स की वजह से क्या होता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। अच्छा, जब इम्यूनिटी आप लोग की बहुत वीक हो जाएगी तो आप लोग बाकी बीमारियों से नहीं लड़ पाओगे। तो अब अगर उसको और कोई बीमारी होती है, जैसे मान लो अगर उसको गलती से कहीं टीबी हो गई, ठीक है, या फिर उसको और कोई ऐसी बीमारी हो गई, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे फिर उसकी कह सकते हो उसके उस बीमारी से, ठीक है, उसके मरने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो फिर बीमारियों से लड़ने लायक बचता ही नहीं है ना। तो एड्स में यही होता है कि एड्स में इंसान क्या होता है, बाकी बीमारियों से जो है ज्यादा कह सकते हो उसको हार्म रहता है ना। तो यहाँ पे देखिए वही चीज है कि यहाँ पे क्या होता है कि हमारा CD4+ टी सेल्स को कह सकते हो हमारा कहते हो अटैक करती हैं, और हमारे बॉडी की एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन, यानी कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है यही तो हमारे इन्फेक्शन से फाइट करता है, तो इस एबिलिटी को ही खत्म कर देती हैं, फिर इसको बहुत ज्यादा वीक कर देती हैं। और यहाँ पे एड्स क्या होता है, एड्स हमारा होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी इम्यूनिटी जो है सीवियरली कंप्रोमाइज्ड हो जाती है। मतलब यहाँ पे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा ही वीक हो जाता है, एकदम लो पड़ जाता है, फिर वो बीमारियों से लड़ने लायक बचता ही नहीं है। और ये क्या होता है, एडवांस स्टेज होता है HIV इन्फेक्शन का। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके जो है कह सकते हो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, तो HIV आप लोग को पता है कैसे कैसे फैलता है। देखो, एक तो होता है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट। अब जैसे सिंपल सी बात है, मान लो जैसे देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जब किसी पर्सन को HIV होगा तभी आपको यहाँ पे HIV हो सकता है। जैसे अगर नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब ठीक है, तब तो आप यहाँ पे अगर सेक्सुअल कांटेक्ट बना भी रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जनरली क्या होता है, जनरली अगर मान लो आप किसी अननोन पर्सन के साथ, ठीक है, जैसे आप किसी को जानते भी हो तो वहां पे आप ये थोड़ी जानते हो कि फिर उसके बॉडी के इंटरनल लेवल पे क्या चीजें चल रही हैं। आप किसी का मेडिकल टेस्ट तो कराने जाते नहीं हो, ठीक है। तो सबसे सेफ तरीका क्या है कि अगर सेक्सुअल कांटेक्ट बन भी रहा है, ठीक है, तो वहां पे वो प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, वहां पे प्रोटेक्शन के यूज के साथ हो। क्योंकि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ही यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई HIV पेशेंट होगा, उसके साथ मतलब किसी ने अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया, तो वहां पे फिर उस पर्सन से उस दूसरे पर्सन में HIV इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये सबसे मेन रूट होता है HIV ट्रांसमिशन का। और उसके बाद यहाँ पे इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब मान लो किसी पेशेंट को यहाँ पे ब्लड की नीड हो और जिस बंदे ने उसको ब्लड दे दिया, ठीक है, तो ब्लड उसको बचाने के लिए दिया, लेकिन अगर वो बंदा खुद HIV इन्फेक्टेड था जिसने ब्लड दिया है, तो क्या होगा, फिर वो दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे सियरिंग कंटामिनेटेड नीडल्स। अब सिंपल सी बात है, मान लो किसी ऐसे पर्सन को यहाँ पे नीडल से जो है कह सकते हो इंजेक्शन दिया गया, ठीक है, जिसको जो यहाँ पे HIV इन्फेक्टेड था। अब उसी नीडल को अगर किसी दूसरे पेशेंट में यूज किया गया तो यहाँ पे क्या हो सकता है, उसकी वजह से भी यहाँ पे हमारा
कह सकते हो एचआईवी का ट्रांसमिशन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे मदर टू चाइल्ड, तो रेयर केसेज में यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अगर जो मदर है वो एचआईवी इन्फेक्टेड है तो उसका जो बच्चा होगा वो भी यहाँ पे एचआईवी इन्फेक्टेड हो सकता है। तो ये हमारे कुछ मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे सिम्टम्स की बात करें तो देखिए जो अर्ली स्टेज होता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एचआईवी होता है, तो एचआईवी में जनरली क्या होता है कि थोड़ा बहुत फीवर आ सकता है, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो एचआईवी और एड्स होते हैं ना, ये मतलब कह सकते हो इनमें सिम्टम्स स्टार्टिंग में जनरली पता ही नहीं चलते हैं, इसीलिए बहुत लेट स्टेज में ही लोगों को पता ही चल पाता है कि उनको एचआईवी है। जैसे नॉर्मली इसमें क्या होता है, नॉर्मली जैसे इसमें फीवर होता है, तो फीवर आपको पता है और भी बहुत सारी बीमारियों से होता है, तो लोग इतना ध्यान दे ही नहीं पाते कि उनको ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसके बाद फटीग यानी कि बहुत ज़्यादा थकावट होना, ठीक है। और उसके बाद सोर थ्रोट यानी गले में खराश होना, और उसके बाद रैशेज रैशेज मतलब अब देखो ये सारी चीज़ें ना हमेशा नहीं होती हैं, रेयर केसेस में रैशेज वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। और लिम्फ नोड्स स्वैलन हो गए, अब लिम्फ नोड्स स्वैलन हो भी जाते हैं तो वो हमें तो पता नहीं चलता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें वही है कि बहुत लेट स्टेज में ही जो है जनरली लोगों को डायग्नोसिस हो पाता है, और यहाँ पे फिर बहुत देर हो जाती है। एडवांस स्टेज की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर अगर एड्स हो गया, एचआईवी से एड्स हो गया, तो फिर यहाँ पे सीवियर वेट लॉस देखने को मिलेगा, क्रॉनिक डायरिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा डायरिया जो कि यहाँ पे बहुत लंबे समय तक चलता ही जा रहा है, क्यों? क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम अब किसी चीज से लड़ ही नहीं पा रहा है ना। अगर कोई बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमें डायरिया हुआ है तो बॉडी उस बैक्टीरिया से लड़ ही नहीं पा रही है। परसिस्टेंट फीवर मतलब कि अब यहाँ पे लगातार आप लोग को बुखार हुआ ही जा रहा है, मतलब आप लोग को नहीं डेफिनेटली, ठीक है, जो भी पेशेंट है हमारा। नाइट स्वेट्स मतलब कि यहाँ पे फिर रात को उसको बहुत ज़्यादा पसीने वगैरह आ रहे हैं। और रिकरेंट इन्फेक्शंस मतलब कि यहाँ पे फिर उसको क्या हो रहा है, एक के बाद एक बीमारियां होती जा रही हैं, जैसे टीबी होता जा रहा है, निमोनिया, फंगल इन्फेक्शन। क्यों? क्योंकि बॉडी फिर किसी से रिकवर ही नहीं कर पा रही है ना। तो ये सारे हमारे कह सकते हो सिम्टम्स हो जाते हैं हमारे एड्स और एचआईवी के। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने इस नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में बात करें, नेशनल एचआईवी एंड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे बहुत सारे फेजेज में इंप्लीमेंट किया गया है। और हर एक फेज में अगर हम लोग देखें तो जो सबसे पहला फेज था, तो आप लोगों को पता है सबसे पहले ये प्रोग्राम 1992 में लॉन्च किया गया, तो सबसे पहला फेज हमारा 1992 से लेकर 1999 तक चला था। तो यहाँ पे क्या था, इसमें जो मेन फोकस था, तो सबसे पहले मेन फोकस क्या क्या था कि लोगों को अवेयर किया जाए कि भाई देखो एचआईवी नाम की भी कोई चीज होती है और ये बहुत ही हार्मफुल है, और आप लोग यहाँ पे इससे कैसे बच सकते हो, ठीक है। और सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी रखना, कि यहाँ पे फिर लोगों पे निगरानी रखी गई कि किन किन लोगों को यहाँ पे एचआईवी डेवलप हो रहा है, और यहाँ पे फिर उन लोगों को कह सकते हो यहाँ पे निगरानी रख के फिर उनको यहाँ पे ट्रीट किया गया है ना, उनको यहाँ पे डायग्नोस किया गया। तो ये हमारा सबसे पहला इसका फोकस था कि यहाँ पे लोगों को अवेयर किया जाए और लोगों पे निगरानी रखी जाए। उसके बाद यहाँ पे एचआईवी के टेस्टिंग सेंटर यहाँ पे स्टार्ट किए गए, जो कि स्पेशली एचआईवी के लिए ही फोकस में रख के तैयार किए गए थे। उसके बाद एंश्योर सेफ ब्लड सप्लाई, है ना। अब जैसे आप लोग को पता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी इसका एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो अगर किसी को ब्लड सप्लाई दी जा रही है, जैसे अगर किसी को ब्लड दिया भी जा रहा है, तो वहां पे इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि वो जो ब्लड है कहीं वो एचआईवी इन्फेक्टेड ब्लड तो नहीं है ना। तो ये इस चीज का ध्यान हमारा एनएसीपी फेज 1 में रखा गया। उसके बाद फेज 2 की बात करें तो फेज 2 देखिए हमारा 1999 से 2006 तक जो है देखने को मिला। अब इसमें क्या था, जैसे इसमें आप ये समझो कि फेज 1 में जो चीजें थी वो तो इसमें थी, लेकिन फिर इसमें एक्स्ट्रा क्या हुआ, इसमें हमारा एक्स्ट्रा फोकस हुआ जो है प्रिवेंशन और बिहेवियर चेंज में। देखो बिहेवियर चेंज का मतलब है कि लोगों का बिहेवियर जो है एचआईवी के प्रति चेंज करना, कि लोगों को अवेयर करना, है ना, कि भाई देखो इसको आप लोग हल्के में मत लो, ये बहुत ही हार्मफुल डिजीज है, इससे हमें बचना ही होगा, अगर ये हो गया तो फिर यहाँ पे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना। उसके बाद यहाँ पे हाई रिस्क ग्रुप को यहाँ पे टारगेट करना, मतलब कि हाई रिस्क ग्रुप का मतलब है, जैसे अब आपको पता है कुछ आज भी हमारे कुछ फीमेल सेक्स वर्कर्स देखने को मिलती हैं रेड लाइट एरिया वगैरह में, ठीक है। तो ऐसे लोग जहाँ पे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा सा टारगेट करके उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उनको प्रोटेक्ट करना, है ना, उनको सबसे पहले सेफ्टी मेजर बताना। तो ये चीज हमारा एनएसीपी फेज 2 का फोकस रही है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंथेंड एसटीआई कंट्रोल, देखिए मतलब एसटीआई का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, मतलब ऐसा इन्फेक्शन जो कि सेक्सुअल रूट के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है। जैसे एचआईवी और एड्स भी एक टाइप के क्या है, एसटीडीज के अंदर ही आ जाते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर ही आ जाते हैं। उसके बाद एनएसीपी फेज 3 की बात करें तो इसका जो मेन फोकस था वो हमारा था ट्रीटमेंट पे, ठीक है, कि हमारा जो एआरटी मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी को और ज्यादा एक्सपैंड किया गया, मतलब और ज्यादा लोगों तक पहुंचाया गया, है ना। अब और ज्यादा ट्रीटमेंट किया गया और ज्यादा हमारे काउंसलिंग सेंटर खोले गए। काउंसलिंग सेंटर का मतलब यहाँ पे लोगों को गाइडेंस देना कि यहाँ पे कैसे यहाँ पे आप लोग इससे बच के रह सकते हो, ठीक है, कैसे इसको मैनेज करना है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे डिसेंट्रलाइज सर्विस, देखो डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जो सर्विस है उसको सेंट्रल, जैसे देखो एक होता है सेंट्रलाइज सर्विस का मतलब है कि जो सर्विस है वो सिर्फ सेंटर लेवल पे है, मतलब कि यहाँ पे
आप समझो कि मान लो एचआईवी और एड्स का आप लोग को इलाज कराना है, तो फिर आप लोग को यहाँ पे फिर जो बड़ी-बड़ी सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है? मतलब आप लोग को दिल्ली जाना पड़ेगा, आप लोग को लखनऊ जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे फिर डिसेंट्रलाइज़ का मतलब है कि आप लोगों ने आपने क्या कहा सेंट्रल से हटा के और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हर जगह पे जो है एचआईवी और एड्स के जो भी ट्रीटमेंट हैं, जो भी काउंसलिंग सेंटर्स हैं, ठीक है? उनको यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया। उसके बाद एनएसीपी फेज़ 4 की बात करें, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मेन फोकस था कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। देखो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है यहाँ पे फिर बहुत सारी चीज़ों को, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में ध्यान रख के, जैसे यहाँ पे प्रिवेंशन पे भी ध्यान दिया गया, ट्रीटमेंट पे भी ध्यान दिया गया, जो भी हमारे एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट थे उनको केयर भी प्रोवाइड करी गई, सपोर्ट भी प्रोवाइड किया गया, स्टिग्मा को भी रिड्यूस करने पे फोकस किया गया कि भाई देखो यहाँ पे ऐसे लोगों के प्रति हमें गलत भावनाएं नहीं रखनी है, क्योंकि ये जो डिजीज है, ठीक है, ये किसी को भी हो सकती है। उसके बाद जो गोल था वो यहाँ पे ये था कि जो भी न्यू इन्फेक्शंस हैं उनको यहाँ पे कम से कम करना, ठीक है, मतलब एटलीस्ट नए लोगों को इन्फेक्शन ना हो, इतना तो लोग अवेयर हो ही जाए। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एनएसीपी फेज 5 के बारे में, तो फेज 5 देखिए हमारा लगभग 2021 से लेके अभी तक भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे देखिए अब जो फेज 5 है ये हमारा यूनैट्स, देखो यूनैट्स का मतलब होता है कि यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशंस का एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है। देखो यूएन का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशंस, है ना, मतलब यहाँ पे कह सकते हो ये ज्वाइंट यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम था जो कि एड्स के लिए था। तो इस प्रोग्राम का एक हमारा कह सकते हो एक प्रिंसिपल था 95 95 95। इसका मतलब क्या था, देखो पहले 95 का मतलब है कि मान लो 100 लोगों को एचआईवी है, ठीक है, तो कम से कम 95 लोगों को तो पता ही हो कि उनको एचआईवी है, मतलब 95% शुड नो देयर एचआईवी स्टेटस, कि उनको एचआईवी है, ठीक है। और उसके बाद देखो अब जो 95% लोग जिनको पता है उसमें से, ठीक है, अब उसमें से 95% लोग कम से कम ट्रीटमेंट ले रहे हो। जैसे मान लो 100 में से 95 लोगों को कम से कम पता होना चाहिए कि भाई उनको एचआईवी है, और उस 95 में से भी कह सकते हो 95% लोगों को 95% लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हो। और ये जो 95% लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं इसमें से भी 95% लोग कम से कम यहाँ पे वायरल सप्रेशन अचीव कर लें। जैसे यहाँ पे एचआईवी क्या होता है, एक वायरस होता है। तो अगर यहाँ पे ये 95% लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कम से कम इस 95 में से 95% लोगों को जो है थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखना चाहिए, यानी उनका जो वायरस है एटलीस्ट वो सप्रेस हो जाए, है ना, थोड़ा सा कह सकते हो उनके जो सिम्टम्स हैं वो रिड्यूस हो जाए। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे इस पे फोकस किया गया। और यहाँ पे इसका गोल क्या था, इसका गोल यही है कि हमारा जो एचआईवी इन्फेक्शन है उसको 2030 से पहले यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत एंड किया जाए, है ना, एक हेल्थ थ्रेट की तरह यहाँ पे जो है कह सकते हो खत्म किया जाए, है ना, यहाँ पर थ्रेट होगा मतलब यहाँ पे खतरा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फंक्शनिंग ऑफ एनएसीपी के बारे में, यानी कि जो नेशनल एचआईवी एंड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है ये किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरीके से काम करता है, तो देखिए सबसे पहला हमारा होता है इसका फंक्शन टारगेटेड इंटरवेंशन। देखो टारगेटेड इंटरवेंशन का मतलब यही हो गया जो हमारे हाई रिस्क ग्रुप हैं, यानी ऐसे लोग जिनको एचआईवी इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, जैसे फीमेल सेक्स वर्कर्स या फिर ऐसे ऐसे मैन मतलब जिनका यहाँ पे मैन के साथ सेक्स होता है, ठीक है, या फिर इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स। देखो इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि खुद से यहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स यहाँ पे यूज करते हैं। ड्रग्स मतलब यहाँ पे दवाई हो गया। जैसे अब आप लोगों को पता हो कि जो डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 होता है उसमें क्या होता है, उसमें इंसुलिन के इंजेक्शन डेली पेशेंट को लेने होते हैं। तो उसमें ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो खुद से ही इंजेक्शन लेने लग जाते हैं, है ना, कब तक वो डॉक्टर को डेली डेली बुलाएंगे। तो वहां पे ऐसे लोगों को स्पेशल जो है कह सकते हो जो है कह सकते हो काउंसलिंग दी गई, है ना, कि बताया गया कि आप लोग कैसे यहाँ पे इस बीमारी से आप लोग को बचना है। उनको एजुकेट किया गया इसके बारे में। और प्रोटेक्टिव मेजर, यानी ऐसे लोगों को जरूर यहाँ पे अगर जो है कैसे वहां पे वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे प्रोडक्शन के थ्रू। जैसे मान लो जो सेक्स वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको कॉन्डम्स वगैरह प्रोवाइड किए गए, ठीक है, कि आप लोग यहाँ पे इसका यूज जरूर करें। और इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स मतलब इनका मतलब यही कि जैसे मान लो जो लोग खुद से इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स जो है इंड्यूस कर रहे हैं, तो कहीं उनका इंजेक्शन कोई दूसरा पर्सन ना यूज कर ले। तो इन सारी चीजों को यहाँ पे बेसिकली ध्यान रखा गया। उसके बाद प्रमोटिंग अवेयरनेस, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे लोगों को अवेयर किया गया टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया के थ्रू, है ना। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे मेट्रो सिटीज में रहते हो तो वहां पे आप लोगों को कभी बैनर्स वगैरह देखने को अभी भी मिलते होंगे, ठीक है, कि क्या यहाँ पे एड्स वगैरह से बच के रहना है। उसके बाद स्कूल और कॉलेज में भी यहाँ पे इसके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करी गई, जो कि मुझे तो नहीं मिली, आप लोग को मिली हो तो बताना आप लोग, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें प्रमोट सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे लोगों को अवेयर किया गया कि यहाँ पे आप लोग जो है सेफ प्रैक्टिसेस करें। अगर सेक्सुअल कांटेक्ट बना भी रहे हैं तो सेफ बनाएं, ठीक है, प्रोटेक्शन का यूज करके।
एचआईवी टेस्टिंग एंड काउंसलिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे आईसीटीसी, देखो आईसीटीसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पेशेंट होते हैं उनको कह सकते हो उनकी टेस्टिंग तो करी ही जाती है ना। उनकी मान लो वो एचआईवी से इन्फेक्टेड है तो उनकी एचआईवी टेस्टिंग तो करेंगे ही, लेकिन अगर मान लो एचआईवी टेस्टिंग पॉजिटिव निकल आती है तो उनको फिर काउंसलिंग भी देंगे ये सेंटर्स, ठीक है। उनको बताएंगे भी कि फिर आप लोग को अब क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग पे फोकस रखा जाता है। मतलब यहाँ पे जो काउंसलिंग दी जाती है वो गोपनीय दी जाती है। मतलब यहाँ पे दूसरे लोगों को फिर नहीं पता चलता है। आप लोग के लिए एक स्पेशल ऐसा रूम वगैरह होता है जहाँ पे आप लोग को कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग यहाँ पे प्रोवाइड करी जा सकती है। अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है। और यहाँ पे फोकस क्या है कि भाई जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस हो, क्योंकि देखो जितना जल्दी यहाँ पे इसको जो है पता चल जाता है इसका, उतना उतना ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई एड्स और एचआईवी का पेशेंट यहाँ पे निकल के आता है तो उसको यहाँ पे फ्री एआरटी ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के थ्रू, ठीक है। एआरटी मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। और यहाँ पे फोकस किया गया ट्रीट ऑल पॉलिसी पे, मतलब कि अगर किसी को भी यहाँ पे एड्स डायग्नोस हुआ है तो उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट जरूर से जरूर मिले। और यहाँ पे मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस, यहाँ पे जो है जो ट्रीटमेंट मिल रहा है उसकी इफेक्टिवनेस को भी मॉनिटर किया गया कि यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने वालों को फायदा मिल भी रहा है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, जो फीमेल है, ठीक है, तो वहां पे वो उनके अगर मान लो कोई फीमेल यहाँ पे प्रेग्नेंट है और अगर वो एचआईवी इन्फेक्टेड है तो फिर उसके बच्चे को भी एचआईवी हो सकता है। तो वहां पे सबसे पहले एचआईवी टेस्टिंग यहाँ पे कराई गई और एआरटी दिया गया प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, ताकि जो बच्चा है उसको ना हो। और यहाँ पे सेफ डिलीवरी प्रैक्टिसेस पे फोकस किया गया। उसके बाद यहाँ पे ब्लड सेफ्टी मेजर्स की बात करें तो अगर यहाँ पे कोई भी ब्लड प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर वो एचआईवी में दिया जा रहा है तो उसकी स्क्रीनिंग यहाँ पे मैंडेटरी कर दी गई। स्क्रीनिंग मतलब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है कि कोई भी ब्लड प्रोडक्ट है अगर यहाँ पे किसी भी पेशेंट को आज के दिन में दिया जाता है तो सबसे पहले उसको चेक किया जाता है कि यहाँ पे कहीं ये एचआईवी या किसी भी और इन्फेक्शन से यहाँ पे इन्फेक्टेड तो नहीं है, मतलब ये इन्फेक्टेड ब्लड तो नहीं है ना, ये चेक किया जाता है। और यहाँ पे सेफ ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है। सिंपल सी बात है, मतलब यही हो गया कि हमारा यहाँ पे जो भी ट्रांसफ्यूजन है यानी जो ब्लड का ट्रांसफर है वो यहाँ पे सेफ हो, यानी सेफ ब्लड सप्लाई हो। ऐसा ना हो कि खून हम लोग दे रहे हैं किसी पेशेंट की लाइफ बचाने के लिए और वो खून ही उसकी जिंदगी ले ले। और उसके बाद यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन, यानी यहाँ पे जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उनको यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में भी एक्सपैंड किया गया, ठीक है, ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सर्विसेज पहुंच पाए। और मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस का मतलब है कि यहाँ पे यहाँ पे जो भी नए केसेज आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उन सभी की मॉनिटरिंग करी गई कि यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं है, मतलब उनको इफेक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और जो भी नए पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं, डायग्नोस हो रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे इन पे निगरानी जो है इस प्रोग्राम के थ्रू रखी जाती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे अचीवमेंट ऑफ एनएसीपी की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो एनएसीपी प्रोग्राम है इसके थ्रू यहाँ पे कह सकते हो जो है न्यू एचआईवी इन्फेक्शंस में काफी सिग्निफिकेंट रिडक्शन हमें देखने को मिला है। जैसे अब आप लोगों को भी पता है कि बहुत जल्दी तो नहीं ऐसा सुनने में आता है कि किसी को एचआईवी एड्स हो गया है। अब हालांकि बहुत सारे केसेस जो है लेट डायग्नोस भी होते हैं, लेकिन जनरली ऐसा आप लोगों को पता है जनरली तो नहीं सुनने में आता है कि भाई किसी को एचआईवी एड्स हो गया है, ठीक है। तो काफी सिग्निफिकेंट रिडक्शन हमें देखने को मिला है इंडिया में इस प्रोग्राम के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक की अवेयरनेस तो बढ़ी है ना। अब जैसे मान लो हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो इस पढ़ने के दौरान भी आप लोग को क्या है, आप लोग अवेयर ही तो हो रहे हो, तो यहाँ पे अवेयरनेस भी बढ़ी है। और यहाँ पे एचआईवी टेस्टिंग सेंटर का भी एक्सपेंशन हुआ है जो कि हमारा आईसीटीसी सेंटर था। और उसके बाद यहाँ पे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी को फ्री अवेलेबल किया गया। एचआईवी रिलेटेड डेथ में यहाँ पे काफी ज्यादा जो है कमी देखने को मिली है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे बढ़ गई है। जैसे पहले क्या था, पहले एचआईवी हो गया तो एड्स होना तय हो जाता था और यहाँ पे पेशेंट की 2-3 साल में मौत होनी तय हो जाती थी, लेकिन आज के दिन में थोड़ा सा ये कम कर दिया गया है। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हमारा यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारा इंश्योर हुआ है। और यहाँ पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी सर्विस है वो यहाँ पे स्ट्रेंथन हुई है। मतलब यहाँ पे फिर उसको और ज़्यादा उसमें हमारे एआरटी जो है एआरटी ट्रीटमेंट को प्रोवाइड किया गया, अवेलेबल कराया गया, लोगों तक पहुँचाया गया, है ना। और यहाँ पे जो भी सोसाइटी में स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन है इसको भी काफ़ी हद तक जो है रिड्यूस किया गया। सिंपल सी बात है, इसको हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे देखो ये किसी भी रूट के थ्रू हो सकता है, तो आप लोग भी यहाँ पे एजुकेट ही तो हो रहे हो। तो आप लोग भी अगर किसी के बारे में अगर ऐसा पता चलता है तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी अवेयर हो, एजुकेटेड हो, अगर आप लोग कुछ सीख रहे हो तो आप लोग भी समझोगे कि हो सकता है किसी भी चीज के थ्रू हो सकता है, ठीक है।
तो हमें किसी को ऐसी गलत भावना से नहीं देखना है। तो देखिए ये हमारा था कंप्लीट एनएसईपी। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। बाकी थोड़ा-सा यहाँ पे ये वाला पोर्शन लेंथी था। बाकी अब देखो एक चीज़ आप लोग समझना, आप लोग समझ गए ना। देखो हमने क्या-क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सबसे पहले हमने पढ़ा हमारा जो है सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा मतलब हमारे प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है? उसके बाद हमने फोकस किया अपने इसके फंक्शनिंग के बारे में और उसके बाद हमने देखा इसके अचीवमेंट या फिर इसी को आप लोग आउटकम बोल सकते हो, है ना? तो हमने 3 चीज़ों पे फोकस किया। अब देखो, अब जितने भी प्रोग्राम आप लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हो, सब में आप लोग को इन्हीं 3 चीज़ों पे फोकस करना है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखो अब इसको ट्यूबरक्लोसिस पढ़ोगे तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग और यहाँ पे क्या? यहाँ पे एट लास्ट में आ जाएगा हमारा इसका अचीवमेंट। अब एक चीज़ समझो, अब आप समझो कि कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी, जैसे उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? उसका ऑब्जेक्टिव यही तो होगा कि उस प्रोग्राम से होने वाली डेथ को कम से कम किया जा सके, उस प्रोग्राम से होने वाली बीमारियों को कम से कम किया जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके, लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके, है ना? और यहाँ पे उस बीमारी को यहाँ पे इंडिया से खत्म किया जा सके, है ना? ऑब्जेक्टिव तो यही होंगे। तो ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव सभी में आप कम से कम ये सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये कॉमन लिख के आ सकते हो। जैसे सभी का क्या होता है? सभी का यही होता है कि मॉर्टेलिटी कम से कम हो, मॉर्बिडिटी कम से कम हो। मॉर्बिडिटी मतलब यहाँ पे होने वाली बीमारियां और मॉर्टेलिटी मतलब उस बीमारी से होने वाली डेथ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे उस कह सकते हो उस बीमारी से इंडिया को फ्री करना, है ना? और यहाँ पे अर्ली डायग्नोसिस होना। तो ये सारी चीजें ना सभी में कॉमन होती हैं। अच्छा, अब देखो फंक्शनिंग में क्या होगा? फंक्शनिंग में सिंपल सी बात है कि जो भी यहाँ पे पेशेंट होंगे उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट सबसे पहले प्रोवाइड कराया जाएगा, है ना? और जो भी सर्विसेज होंगी उनको सबसे पहले डिसेंट्रलाइज कराया जाएगा, यानी उन जो भी सर्विसेज हैं उसको यहाँ पे लोकल लेवल तक भी पहुंचाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब देखो एक और भी फंक्शन जो है सबसे ज्यादा कॉमन हमें देखने को मिलेगा, आईईसी एक्टिविटीज। तो ये भी आप लोग को बहुत ज्यादा कॉमन सभी में देखने को मिलेगी। आईईसी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्म करना उस बीमारी के बारे में, फिर यहाँ पे उनको एजुकेट करना कि कैसे उस बीमारी से बचना है। और कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि यहाँ पे फिर जो है लोगों के थ्रू और भी लोगों को पता चले, है ना? कम्युनिकेशन का मतलब और लोगों तक बातें फैलें। तो ये हमारी जो एक्टिविटीज होती है, तो ये सारी चीजें हमारे कई सारे प्रोग्राम में कॉमन होती है। तो ये सभी चीजें आप लोग सभी में लिख के आ सकते हो। और उसके बाद देखो, उसके बाद अगर हम लोग अचीवमेंट या फिर आउटकम की बात करें तो आप सिंपली समझो भाई, कोई भी प्रोग्राम है उसका आउटकम क्या निकल के आएगा कि भाई उस चीज की वजह से, जिस चीज के लिए प्रोग्राम चलाया गया, उस चीज में सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिला, डेथ उससे कम से कम हुई, है ना? मॉर्बिडिटी रेट भी हमारे काफी कम हुए और यहाँ पे कह सकते हो हमारे आईसी एक्टिविटीज प्रमोट हुई, है ना? डिक्लाइन हुआ टीबी इंसिडेंस में और यहाँ पे फ्री डायग्नोसिस प्रोवाइड किया गया। तो ये सारी चीजें ना आप कह सकते हो सभी में लिख के आ सकते हो, सभी में, है ना? तो ये मेरा थोड़ा सा बताने का मतलब ये था कि जैसे कोई प्रोग्राम अगर आप लोग मान लो नहीं भी पढ़ रहे हो और वो अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग उसको छोड़ के मत आना, है ना? ये सारी चीजें आप सभी में लिख के आ सकते हो। जैसे प्रोग्राम बहुत सारे हैं तो सभी को आप लोग एज इट इज तो याद नहीं कर पाओगे, तो ये सारी चीजें कॉमनली आप सभी में लिख के आ सकते हो। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे एनटीईपी के बारे में, तो ये क्या है? ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। देखो फ्लैगशिप से ये मतलब है कि इस प्रोग्राम में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारा फंड यहाँ पे इसमें ऐड किया है ताकि यहाँ पे इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। जैसे आप लोग को यहाँ पता हो तो जैसे टीबी हो गया, पोलियो हो गया, इन सबके प्रमोशन में क्या हुआ? इन सबके प्रमोशन में बहुत सारे एक्टर्स जैसे अमिताभ बच्चन, अगर आप लोग को याद हो, पोलियो में भी, टीबी में भी इनको यहाँ पे लिया गया था, ठीक है? ताकि यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम को ऐसे लोगों तक भी पहुंचाया जा सके जिनको जिनको यहाँ पे इन सारी बीमारियों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि जैसे एक्टर्स को क्या होता है, एक्टर्स को लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं तो उनके थ्रू लोगों तक जो है बातें पहुंचाना आसान हो जाता है। बाकी अर्लियर यानी पहले इसको यहाँ पे रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के हम लोग नाम से जानते थे। जैसे पहले इसका नाम एलिमिनेशन नहीं था, पहले इसका नाम कंट्रोल था, लेकिन बाद में यहाँ पे 2020 में इसका नाम हो गया एलिमिनेशन। अब इसका नाम यहाँ पे इस गोल के साथ रखा गया था कि जो टीबी है उसको इंडिया से एलिमिनेट किया जा सके 2025 में। लेकिन अभी आपको पता है ऐसा तो है नहीं कि इंडिया से टीबी बिल्कुल खत्म ही हो गई है, ठीक है? तो हालांकि ये टारगेट अचीव हो नहीं पाया, लेकिन इसका गोल यही था कि 2025 तक टीबी को पूरी तरीके से यहाँ पे एलिमिनेट किया जा सके, जो कि अहेड ऑफ ग्लोबल, यानी देखो ग्लोबल टारगेट ये है कि जो टीबी है, ठीक है, उसको यहाँ पे पूरी दुनिया से ही 2030 तक यहाँ पे एलिमिनेट किया जा सके। लेकिन इंडिया ने 2025 तक का ही टारगेट अपने आप को दिया था, जो कि अचीव नहीं हो पाया, लेकिन एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन हमें जरूर देखने को मिला है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सिंपल सी बात है भाई, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो भी टीबी के केसेज हैं वो अर्ली और एक्यूरेटली डिटेक्ट हों, है ना? जो भी ट्रीटमेंट है वो फ्री और कंप्लीट हो। अब आपको पता हो कि जो टीबी का ट्रीटमेंट है वो कम से कम यहाँ पे 9 से लेके 11 महीने तक का होता है, यानी 9 से 11 महीने तक कंटिन्यू पेशेंट्स को दवा खानी होती है। जैसे
दवा का इफेक्ट तो पहले 3 महीने में ही दिख जाता है, लेकिन कंप्लीटली उस बैक्टीरिया को एलिमिनेट किया जा सके बॉडी से, उसके लिए दवा को कम से कम 11 महीने खाना पड़ता है और हर दिन खाना पड़ता है। अगर पेशेंट ने गैप किया तो फिर वही टीबी क्या होती है, वही टीबी का बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है और वही टीबी एमडीआर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में कन्वर्ट हो जाती है। ये सारी चीजें हमने 6 सेम में पढ़ी थी, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत याद हो। तो ये सबसे जरूरी है कि जो भी ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो, है ना। और उसके बाद यहाँ पे टीबी से जो भी डेथ हो रही है, जो भी बीमारियां हो रही हैं, जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है टीबी का, ये जो है रिड्यूस हो हमारा। और जो हमारा ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, इसका डेवलपमेंट हमारा प्रिवेंट हो। सिंपल सी बात है कि जो हमारा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है, जैसे टीबी में क्या होता है, 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। अगर पेशेंट ने यहाँ पे इन दवाओं को बीच में गैप करना शुरू किया या फिर पेशेंट ने दवाएं ढंग से नहीं खाई, बीच में दवा बंद कर दी, तो यहाँ पे क्या होता है, वही टीबी का बैक्टीरिया उन दवाओं के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है, फिर वही टीबी एमडीआर टीबी में कन्वर्ट हो जाती है और फिर यहाँ पे इस टीबी से जो है फिर जो है पेशेंट की जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे फोकस यही होता है, मेन फोकस, कि यहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट या फिर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी ना हो। और यहाँ पे टीबी फ्री इंडिया 2025 तक अचीव हो जाए, इसका ऑब्जेक्टिव था, जो कि अचीव नहीं हो पाया है, बट फिर भी काफी सिग्निफिकेंट रिडक्शन हमें देखने को मिला है। अब टीबी होता क्या है, देखो टीबी हमारा एक क्रॉनिक इन्फेक्टियस डिजीज होता है, मतलब यहाँ पे ये बहुत लंबे समय तक रहने वाली एक इन्फेक्टियस डिजीज, और कौन सी बैक्टीरिया की वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और ये मेनली हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे देखिए लंग्स के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे अदर ऑर्गन्स में देखने को मिल सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी। ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पे ये हमारा जो है, जो भी हमारे एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स होते हैं, जैसे कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, जब भी वो खांसता है, छींकता है या बात करता है, तो उसके जो भी ड्रॉपलेट्स उसके मुंह से निकलते हैं, ठीक है, उनके थ्रू यहाँ पे इसका ट्रांसमिशन हमें जनरली देखने को मिलता है। सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे जो है लगातार जो है लगभग 2 हफ्ते से भी ज्यादा अगर किसी को खांसी आ रही है, फीवर जो कि यहाँ पे स्पेशली जो कि शाम के टाइम बढ़ जा रहा है। देखो टीबी के सिम्टम्स में जो सबसे मेजर सिम्टम है वो हमारा कफ, फीवर और वेट लॉस, ठीक है, ये हमारे बहुत मेजर सिम्टम्स हैं। अगर ये कंटिन्यू बार बार किसी पेशेंट को हो रहा है तो वहां पे टीबी होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। नाइट स्वेट्स हो गया और यहाँ पे स्पुटम में ब्लड आना, ठीक है, स्पेशली जो लंग्स की टीबी होती है वहां पे ये सारे जो है हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम के फंक्शनिंग की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन इसका मेन था कि पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच रखी गई, यानी कि जो प्रोग्राम है वो पेशेंट्स की नीड और कंफर्ट पे फोकस करता है। जैसे कि सबसे पहले तो जो भी हमारा डायग्नोसिस है, टीबी का ट्रीटमेंट है, काउंसलिंग है, न्यूट्रिशन सपोर्ट है, ये सभी हमारा फ्री में दिया जाता है। जैसे टीबी के जो पेशेंट होते हैं उनको यहाँ पे न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी दिया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे, हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू यहाँ पे क्या होता है, उनको जो भी टीबी के पेशेंट होते हैं उनको हर महीने 1000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में डाले जाते हैं, ताकि वो न्यूट्रिशन भी अच्छे से रखें, क्योंकि फिर टीबी के बैक्टीरिया में इम्यूनिटी का बहुत मेजर रोल होता है। इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होती है, ठीक है, तो धीरे धीरे हमारी रिकवरी भी काफी अच्छी होती चली जाती है। और इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए डेफिनेटली हमें अपने डाइट में न्यूट्रिशन काफी अच्छा खासा रखना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया जाता है अर्ली डायग्नोसिस ऑफ टीबी में, ठीक है, कि मतलब जो भी टीबी है अगर किसी को है तो जल्दी से जल्दी डायग्नोस हो। और हमारे एफर्ट्स आर मेड टू इंश्योर पेशेंट्स कंप्लीट फुल ट्रीटमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो पेशेंट है वो ट्रीटमेंट कंप्लीट करे। तो इसके लिए कौन कौन से एफर्ट करते हैं अभी हम लोग देखेंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग, यहाँ पे देखिए हर पेशेंट को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है कि कहीं वो किसी ड्रग से रेजिस्टेंट तो नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए एंटीबायोटिक आप जो है लेने से क्यों मना किया जाता है। जैसे एंटीबायोटिक हमें बहुत नॉर्मली नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे नॉर्मली एंटीबायोटिक खाते रहेंगे तो कभी अगर हमें बहुत गंभीर बीमारी जैसे कि टीबी वगैरह हो जाती है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो जैसे टीबी में हम लोग क्या होते हैं, 4 एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन लेते हैं। अब अगर यहाँ पे आप एंटीबायोटिक बचपन से ही मान लो ऐसे किसी भी बीमारी में एंटीबायोटिक अगर आप लोग खाते आ रहे हो, तो हो सकता है आप लोग की बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाए, आप लोग की बॉडी में वो जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाए, फिर आप लोग को वो जो 4 दवाएं दी जा रही हो सकता है वो आप लोग के लिए अच्छे से काम ही ना करें। तो सबसे पहले तो पेशेंट को टेस्ट किया जाता है कि कहीं उसकी बॉडी में पहले से ही तो नहीं ड्रग का रेजिस्टेंट है ना। और उसके बाद यहाँ पे ये हमारे डॉक्टर्स को हेल्प करता है कि वो यहाँ पे करेक्ट मेडिसिन यहाँ पे चूज कर सकें और एमडीआर यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को प्रिवेंट कर सकें, या फिर अगर किसी को पहले से ही ड्रग रेजिस्टेंट है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दवा दी जा सके। और यहाँ पे देखिए टीबी के लिए हमारा एक पोर्टल है जिसको हम बोलते हैं निश्चय पोर्टल, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू यहाँ पे टीबी का मैनेजमेंट जो है ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू किया जाता है। अब इसमें देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले तो ये टीबी के जितने भी पेशेंट होते हैं इंडिया में उनको रजिस्टर करता है। फिर यहाँ पे ये ट्रैक करता है कि जो भी पेशेंट है वो ट्रीटमेंट में जो है अडियर रहे, मतलब वो ट्रीटमेंट को फॉलो करें। अब ये कैसे होता है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि ये हमारा जो निश्चय पोर्टल होता है ये हमारा
एसएमएस के थ्रू रिमाइंडर देता है पेशेंट को, ठीक है, कि भाई आप लोग को दवा खानी है, आप लोग दवा अपनी खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। हमारे पेशेंट्स को फॉलो अप करने में हेल्प करता है और यहाँ पे हमारे पेशेंट्स को फ्री सर्विसेज जैसे कि फ्री मेडिसिन हो गया और निश्चय पोषण योजना जैसे कि 1000 रुपए हर मंथ यहाँ पे न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए दिया जाता है। पहले ये 500 रुपए था, अभी 1000 रुपए हो चुका है। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे जो भी टीबी सर्विस है, ठीक है, उनको यहाँ पे लोकल हेल्थ सेंटर्स जैसे कि पीएचसी और सीएचसी, पीएचसी का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जो कि यहाँ पे सबसे कह सकते हो जो प्राइमरी लेवल पे हमारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और सीएचसी का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, ठीक है, जो कि थोड़े से एडवांस स्पेशलिस्ट हेल्थ सेंटर्स होते हैं, वहां पे भी हमारा इन टीबी सर्विसेज को प्रोवाइड कराया गया। ट्रीटमेंट को इजली एसेसिबल और हमारा रूरल एरियाज में स्पेशली अवेलेबल कराया गया। रूरल मतलब ऐसी गांव वगैरह की जगह, ठीक है, जहाँ पे हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। और आईसी एक्टिविटीज मतलब इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, मतलब यहाँ पे लोगों को अवेयर किया गया। स्टिग्मा मतलब टीबी के प्रति जो है, अगर किसी को टीबी है तो उसको हीन भावना से ना देखा जाए, इसको कम किया गया। अर्ली टेस्टिंग यहाँ पे इनकरेज करी गई और ट्रीटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो, इस पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी टीबी में यही होती है। अचीवमेंट ऑफ एनटीईपी की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, इसका अचीवमेंट क्या है? सबसे पहले तो हमारा सिग्निफिकेंट रिडक्शन हमें देखने को मिला, ठीक है, और यहाँ पे टीबी का जो केस है, ठीक है, वो डिटेक्ट हो रहा है, इसमें भी हमारा सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ। देखो इसका मतलब आप लोग ये मत समझना कि टीबी के केस बढ़ रहे हैं, बल्कि टीबी के जो केस हैं, ठीक है, वो अगर है किसी को तो कम से कम वो नजर में आ रहे हैं, इस पे हमारे जो है सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला। जैसे पहले क्या था, पहले लोगों को टीबी रहती थी, लोग पता ही नहीं चल पाता था, है ना, बहुत लेट स्टेज में डेवलप होता था, जब तक यहाँ पे वो काफी हार्मफुल हो चुका होता था। उसके बाद यहाँ पे सक्सेस रेट भी आज के दिन में ट्रीटमेंट का काफी बढ़ चुका है। मतलब अगर कोई पेशेंट यहाँ पे टीबी की दवा को अच्छे से अडेयर होके 11 महीनों तक ले, 9 महीनों तक ले, तो यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट जो है लगभग 85% सक्सेस रेट के साथ देखने को मिल जाता है। मतलब टीबी का बैक्टीरिया एलिमिनेट हो जाता है। और यहाँ पे रैपिड डायग्नोसिस टेस्टिंग भी हमारी यहाँ पे एक्सपैंड हुई, मतलब यहाँ पे डायग्नोसिस काफी अच्छे तरीके से हो पा रहा है, ठीक है, हमारा CBNAAT और ट्रूनेट के थ्रू। और यहाँ पे डिजिटल ट्रैकिंग हमारा निश्चय पोर्टल के थ्रू डिजिटल ट्रैकिंग को इंश्योर किया गया। मतलब यहाँ पे जो भी जितने भी टीबी पेशेंट हैं उनको ट्रैक करना कि वो अपनी दवा फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनमें इफेक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उसके बाद फ्री डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्रोवाइड, और उसके बाद देखिए बेटर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब यहाँ पे देखिए जैसे जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, तो वहां से भी हमारा कोलैबोरेशन किया गया कि वो लोग भी हमारा टीबी के जो भी केस डिटेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनको गवर्नमेंट तक यहाँ पे नोटिफाई करें, है ना, उनको भी यहाँ पे निश्चय पोर्टल से जोड़ने का काम करें। अवेयरनेस यहाँ पे इंक्रीज करी गई आईसी एक्टिविटीज के थ्रू, और यहाँ पे टीबी इंसिडेंस में काफी अच्छा खासा हमें डिक्लाइन देखने को मिला ओवर द रिसेंट ईयर्स। तो ये हमारा एनटीपी हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटेड का मतलब होता है बहुत जगह से जो डाटा है वो एक साथ कंबाइन करना, मतलब कह सकते हो एक साथ मिलके आना, है ना। और डिजीज मतलब की बीमारियां, देखो यहाँ पे इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विस प्रोग्राम में क्या होता है कि जो हमारी बीमारियां हैं, ठीक है, उनको अलग अलग जगह से, जैसे मान लो गांव से भी हो गया, शहर से हो गया, स्टेट हो गया, नेशन वाइड हो गया, सभी जगह से जो भी बीमारियों का डाटा आ रहा है, अलग अलग बीमारियों का, ठीक है, मतलब यहाँ पे किसी एक बीमारी के बारे में पार्टिकुलर बात नहीं हो रही, जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग लेवल पे रह रहे लोगों में जो भी बीमारियां हो रही हैं, ठीक है, वहां से जो डाटा आ रहा है उसको एक साथ कंबाइन करके और यहाँ पे उन पे निगरानी रखना। देखो सर्विलेंस का मतलब क्या होता है, निगरानी रखना। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो बीमारियां हैं जो कि यहाँ पे अलग अलग जगहों पे देखने को मिल रही हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू वगैरह, क्या होता है कभी कभी एक पार्टिकुलर जगह पे, एक पार्टिकुलर रीजन पे बहुत ज्यादा फैल जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो पूरे देश की महामारी बन गया। जैसे कोरोना क्या था, कोरोना एक महामारी थी जो कि पूरे देश में फैल गई थी, है ना, देश छोड़ो पूरी वर्ल्ड में फैल गई थी, है ना। लेकिन यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विस प्रोग्राम है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो कि यहाँ पे किसी पार्टिकुलर रीजन में बहुत ज्यादा फैलती हैं। तो अगर ऐसा भी कोई है जहाँ पे आउटब्रेक हो रहा है, आउटब्रेक का मतलब है किसी पार्टिकुलर जगह पे अचानक से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, जैसे बहुत सारी नहीं, मान लो एक ही बीमारी अचानक से कि बहुत सारे लोगों को हो रही है किसी पार्टिकुलर जगह पे। मान लो कोई पार्टिकुलर गांव है, ठीक है, वहां पे पता चल रहा है कि मलेरिया के अचानक से 100 से ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, डेंगू के 100 से ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, या फिर इसी तरीके से कोई वायरल डिजीज है, इसके बहुत सारे केसेस किसी एक पार्टिकुलर जगह पे देखने को मिल रहे हैं। तो फिर वहां पे चांसेस है कि वहां से फिर वो बीमारी जो है फैल के और जगह तक भी पहुंच सकती है, ठीक है। तो फिर उस बीमारी को वहीं पे कंट्रोल कर लिया जाए, इसके लिए हमारा आया था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा एक नेशन वाइड प्रोग्राम था जिसको हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने 2004 में लॉन्च किया था। और इसका मेन एम था कि हमारा जो भी डिजीज आउटब्रेक्स है, आउटब्रेक का मतलब यही है कि अचानक से किसी जगह बीमारी का फट जाना, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग को एक साथ हो जाना, ठीक है।
तो वहाँ पे उनको डिटेक्ट करना, उनको मॉनिटर करना, ठीक है? उन पे निगरानी रखना और उन पे यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना। मतलब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहाँ पे तुरंत लोगों को जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा जाए, है ना? तुरंत वहाँ के लोगों को ठीक करा जाए और वहाँ के लोगों को फिर यहाँ पे और ज़्यादा दूसरी जगहों पे जाने से रोका जाए ताकि वो फिर बीमारी और ज़्यादा फैल ना पाए। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर हम लोग आईडीएसपी के मीनिंग की बात करें तो देखिए मीनिंग वही है कि इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कंबाइंड डाटा फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स, ठीक है? जैसे विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल। और डिजीज सर्वेलेंस का मतलब होता है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ डिजीज, मतलब यहाँ पे जो भी बीमारियां उस पर निगरानी रखना। अब यहाँ पे देखो जो हमारी आईडीएसपी में रिपोर्टिंग है वो 3 तरह की होती है। एक होती है एस फॉर्म। एस फॉर्म का मतलब होता है सस्पेक्टेड केसेस की रिपोर्टिंग। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले रिपोर्टिंग ऐसे केसेस के बारे में की जाती है जो कि लगता है कि हो सकता है, ठीक है? मतलब यहाँ पे मान लो जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जैसे मान लो आशा बहू वगैरह, जो जो कह सकते हो कम्युनिटी लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे हमारा आशा बहू हो गया, आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह हो गए। अगर उनको लग रहा है कि हाँ, इस जगह पे या फिर किसी पार्टिकुलर पर्सन में कोई बीमारी हमें दिख रही जो कि मतलब चांसेस है हो भी सकती है लेकिन पक्का नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसको यहाँ पे एस फॉर्म यानी सस्पेक्टेड फॉर्म में दिया जाता है। अब फिर उसके बाद इसका अपग्रेडेड वर्जन आता है पी फॉर्म। पी फॉर्म होता है प्रिजम्पटिव केसेस। अब देखो प्रिजम्पटिव केसेस में क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जैसे मान लो हेल्थ वर्कर्स ने हमारा इन्फॉर्मेशन दी, अब जिस पेशेंट के बारे में दी है उस पेशेंट को मान लो डॉक्टर ने ऐसे देखा, ठीक है? तो देखने के बाद डॉक्टर भी उसके सिम्टम्स को देख के, ठीक है, उसको देख के हमारा डॉक्टर भी जो है थोड़ा कंफर्म करता है कि हाँ, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये बीमारी हो ही सकती है, ठीक है? तो ये हमारा कह सकते हो सेकंड लेवल की इन्फॉर्मेशन हो गई, सेकंड लेवल की रिपोर्टिंग हो गई। और फिर हमारी आती है थर्ड लेवल की रिपोर्टिंग जो कि फाइनल रिपोर्टिंग होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल फॉर्म। एल फॉर्म होता है लेबोरेटरी कंफर्म केसेस। जैसे ऐसे समझो, मान लो किसी लोकल लेवल पे जो है किसी पर्सन को, ठीक है, मतलब मान लो शक हुआ कि भाई इसको कोई बीमारी हो सकती है, ठीक है? फिर वो डॉक्टर के पास गया। अब डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या हुआ, डॉक्टर ने भी यहाँ पे सिम्टम्स वगैरह देखे, उसके बाद बोले कि हाँ, आपको हो सकता है लेकिन एक काम करो, लेबोरेटरी में टेस्ट करा लो। और उसके बाद क्या हुआ, जब उसने फाइनल लेबोरेटरी में टेस्ट कराया, अगर वहां पे भी कंफर्म हो गया, ठीक है, तो ये हमारा एल फॉर्म के अंदर दी जाती है। तो इस तरीके से 3 लेवल पे हमारी आईडीएसपी के अंदर रिपोर्टिंग हमें देखने को मिलती है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सिंपल सी बात है कि जो भी डिजीज आउटब्रेक्स हैं, ठीक है, उनकी अर्ली डिटेक्शन हो पाए। अगर किसी जगह पे जैसे जैसे जब कोरोना फैल रहा था, ठीक है, तो वहां पे अगर ये चीजें बहुत ज्यादा जल्दी से हो पाती, देखो आईडीएसपी कोरोना के लिए भी डेफिनेटली वर्क कर रहा था, लेकिन वहां पे यही है कि फिर वो बीमारी इतनी तेजी से फैल रही थी, ठीक है, कि वहां पे कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो गया। क्योंकि फिर वहां पे बीमारियां क्या थी कि इंडिया के अंदर से छोड़ो, वो बाहर से ज्यादा आ रही थी, ठीक है? एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन गई थी वो। लेकिन यहाँ पे मान लो इंडिया के अंदर ही किसी पार्टिकुलर जगह पे अगर कोई बीमारी फैल रही है तो वहां पे उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उसको अर्ली डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्रोग्राम बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम, यानी कि जो भी बीमारियां हैं, ठीक है, उन पे निगरानी अच्छे से रखी जा सके, उसको स्ट्रेंथ मतलब उसको कह सकते हो और ज्यादा पावर दी जा सके, और ज्यादा उसमें रिसोर्सेज ऐड किए जा सके। उसके बाद जो भी डाटा का कलेक्शन है वो टाइमली हो, एक्यूरेटली हो, और पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स यहाँ पे क्विक हो। मतलब अगर किसी पर्सन को कोई बीमारी लग रही है, ठीक है, तो वो क्विकली यहाँ पे रिस्पॉन्स कर पाए, ठीक है, क्विकली यहाँ पे कह सकते हो उसको दवाएं दी जा सके, है ना? उस पे गवर्नमेंट भी हमारा एक्शन ले सके। और रिड्यूसिंग इलनेस एंड डेथ, ठीक है, वही चीज है कि हमारा मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी हमारा कम से कम हो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फंक्शनिंग ऑफ आईडीएसपी के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हमारा इसका फंक्शन होता है डाटा कलेक्शन। तो देखिए डाटा हमारा सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है कहाँ से, हमारा कह सकते हो एक हमारे कुछ सब सेंटर्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं। तो इन सभी जगह से हमारा सबसे पहले डाटा जो है कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, कि हमारा कौन कौन सी प्रॉब्लम किस किस जगह पे आ रही है। उसके बाद देखो जब डाटा हमारा कलेक्ट हो जाता है तो डाटा को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। अब एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि डाटा हमारा यहाँ पे कह सकते हो एनालाइज किया जाता है कि जो हमारा डाटा है, ठीक है, जो भी डाटा डेटा आ रहा है वो सही है कि नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो डाटा आ रहा है, ठीक है, वो गलत तरीके से आ रहा है, या फिर वो कह सकते हो मिस इन्फॉर्मिंग है, या फिर अभी उसमें कंफर्मेशन नहीं है। तो अब यहाँ पे जो डेटा क्या एनालिसिस है वो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, स्टेट लेवल पे होती है, नेशनल लेवल पे होती है। तो यहाँ पे ये हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग अनयूजुअल इंक्रीज इन डिजीज केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाता है कि जो जिस भी बीमारी का डेटा आ रहा है क्या उसमें कोई अनयूजुअल इंक्रीज है कि नहीं है। जैसे ऐसा तो नहीं है कि हाँ नॉर्मली एक ही दो लोगों को हो रही है। जैसे डिजीज आउटब्रेक का मतलब क्या होता है कि कोई बीमारी अचानक से बहुत सारे लोगों को हो रही है, तो क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा चेक किया जाता है। उसके बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो अगर मान लो ऐसा कुछ निकल के आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे तुरंत जो है एक अलर्ट जनरेट किया जाता है ना। और रैपिड रिस्पॉन्स टीम एक्टिवेट होती है जो कि लोगों तक जो है इस चीज को पहुंचाती है कि भाई देखिए आप लोग अवेयर रहिए, ये बीमारी यहाँ पे फैल रही है। उसके बाद रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद क्या होता है फील्ड इन्वेस्टिगेशन, मतलब अब जिस जगह पे जिस पार्टिकुलर जगह पे वो बीमारी यहाँ पे लग रहा है कि हाँ इस
पार्टिकुलर जगह पे लोगों को ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलने के चांसेस हैं, वहाँ पे खुद जाके जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कितने एक्चुअल में केसेस निकल के आ रहे हैं, ठीक है? और क्या माहौल है वहाँ का। और फिर अगर ऐसा कुछ निकल के आता है तो वहाँ पे कंट्रोल मेजर्स अप्लाइड करे जाते हैं। मतलब यहाँ पे लोगों को आइसोलेट किया जाता है, वैक्सीनेट किया जाता है ना? उनको उनको कह सकते हो सैनिटाइजेशन मेजर दिए जाते हैं, मतलब उनको यहाँ पे थोड़ा-सा अवेयर किया जाता है कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा-सा हाइजीन मेंटेन करें, है ना? हमारा सैनिटाइज़र वगैरह का यूज़ करें। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस और लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई आप लोग भी यहाँ पे अवेयर रहिए, कोई बीमारी यहाँ पे फैल रही है। और उसके बाद हमारा होता है आईटी बेस्ड सर्विलेंस। देखो आईटी का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब सिंपल सी बात है कि जो हमारा टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके भी हमारा जो है इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे कि हमारा ऑनलाइन पोर्टल और रियल टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम हमारे यूज़ करे जाते हैं। जैसे न्यूज़ चैनल्स के थ्रू भी हमारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और यहाँ पे मीडिया स्कैनिंग और कॉल सेंटर्स हमारे यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं आउटब्रेक्स अलर्ट्स के लिए। देखो मीडिया स्कैनिंग का मतलब है, जैसे आप लोग को पता है कि आजकल कुछ भी केस होता है तो न्यूज़ चैनल्स वाले क्या होते हैं, सबसे पहले दिखाने लग जाते हैं। तो न्यूज़ चैनल को सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यूअस मॉनिटर किया जाता है कि कहीं यहाँ पे न्यूज़ में कोई ऐसा केस तो नहीं निकल के आ रहा है कि यहाँ पे अचानक से बहुत सारे लोगों को कोई बीमारी हो रही है। और यहाँ पे कॉल सेंटर्स जैसे हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाता है कि अगर किसी को लग रहा है कि कहीं आउटब्रेक हो रहा है, कहीं पे बीमारी हो रही है, तो वो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके पता लगा बता सके, है ना? उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके आउटकम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो डिजीज़ का आउटब्रेक्स है, ठीक है? उसके अर्ली डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है ना? जो भी आउटब्रेक्स मतलब अचानक से एक पार्टिकुलर जगह पे जो बहुत सारे लोगों को हो जा रहा था बीमारियाँ, तो उनकी इन्फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प मिली है। उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी फ़ास्ट हुआ है, इलनेस का स्प्रेड रिड्यूस हुआ है। जैसे अगर कोई बीमारी है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो उसको कंट्रोल किया गया है। उसके बाद यहाँ पे डिजीज़ सर्विलेंस नेटवर्क हमारे यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है रूरल और अर्बन एरियाज़ में। मतलब वही है कि बीमारियों पे निगरानी रखना कि कहीं कोई बीमारी बहुत ज़्यादा तो नहीं फैल रही है। उसके बाद बेटर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, मतलब कि डेटा के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज्ड कोऑर्डिनेशन बिटवीन हेल्थ डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि जो भी हमारे अलग-अलग तरह के हेल्थ डिपार्टमेंट है वो सभी मिलके एक साथ काम करें, इस पे भी हमारा जो है फोकस रहा है। और यहाँ पे सक्सेसफुल कंट्रोल हुआ है आउटब्रेक्स का, जैसे कि डेंगू, स्वाइन फ्लू, कॉलरा। आपको पता है आजकल ऐसा केसेस तो नहीं देखने को मिलते हैं कि किसी पार्टिकुलर जगह पे डेंगू बहुत सारे लोगों को हो रहा है ना? लेकिन पहले ऐसा हो जाता था, पहले ऐसा होता था कि एक ही जगह पे बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, है ना? बहुत सारे लोगों को स्वाइन फ्लू हो रहा है, बहुत सारे लोगों को कॉलरा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल मिला है इस प्रोग्राम के थ्रू। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो अपने नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। अब देखिए जो हमारा एनएलसीपी था ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू 1955 में ही लॉन्च कर दिया गया था। मतलब ये काफ़ी पहले ही हमारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। और इसका जो एम क्या था, इसका एम यही था कि जो हमारा कंट्री है, ठीक है, उसको लेप्रेसी के बर्डन से रिड्यूस किया जाए। मतलब यही चीज़ है कि हमारी कंट्री में लेप्रोसी के केसेस को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। और लेटर मतलब यहाँ पे देखिए अब इसका नाम जो है अगर देखा जाए तो आप लोग के सिलेबस में तो यही नाम दे रखा है, लेकिन आज के दिन में हम लोग यहाँ पे इसको नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो हमारा एम यही था कि हम लोग इसको कंट्रोल करें, लेकिन अब हमारा एम ये है कि हम लोग इसको पूरी तरीके से इरेडिकेट करें। इरेडिकेट मतलब इसका खात्मा कर देना, है ना? इसका नामो निशान मिटा देना। अब लेप्रोसी क्या होता है? लेप्रोसी देखो, लेप्रोसी अगर हम लोग यहाँ पे इसको हिंदी में बोले तो हिंदी में इसको हम लोग यहाँ पे कुष्ठ रोग या फिर इसको कोढ़ के नाम से भी जानते हैं। आप लोग को इमेजेस दिख रहे होंगे, ठीक है? बहुत गलत नज़रों से देखा जाता है जिन भी लोगों को लेप्रोसी हो जाता है। मतलब लिटरली ये तो एक ऐसी बीमारी है कि अगर किसी को हो जाती है तो जो भी थोड़े से मतलब ऐसे लोग हैं जो कि अनएजुकेटेड हैं, जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं है, वो बहुत ही गलत नज़रों से देखते हैं ऐसे लोगों को और ऐसा मानते हैं कि ये इनके कुछ पिछले जन्मों का कुछ कर्म है या फिर व्हाटएवर। तो बहुत मतलब यहाँ पे लेप्रोसी तो एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसको सच में बहुत गलत नज़रों से देखा जाता है। तो ये हमारी क्रॉनिक इन्फेक्टियस डिजीज़ होती है जो कि हमारी माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, हमारा एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से हमें ये डिजीज़ देखने को मिलती है। इसको हम लोग यहाँ पे हैंसेन्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं और ये मेनली हमारा जो है स्किन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और म्यूकस मेम्ब्रेन और आइज़ को अफेक्ट करती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो मेनली हमारा जो भी पर्सन है जिसको लेप्रोसी हो रखा है, उसमें अगर उसके आप बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में हो, ठीक है, तो वहाँ पे उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू यहाँ पे ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे स्किन में लाइट पैचेस दिखना, ठीक है, जो है सेंसेशन का लॉस्ट हो जाना, मतलब यहाँ पे हाथ पैरों में मतलब कह सकते हो कोई भी कंट्रोल, मतलब कह सकते हो कोई भी फीलिंग ना होना, है ना, बिल्कुल सेंस ना होना। नर्व थिकनिंग, ठीक है, जो हमारा नर्व्स है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हो नर्व्स का थिक हो जाना और यहाँ पे मसल वीकनेस एंड डिफॉर्मिटीज। तो ये हमारा सबसे जैसे कह सकते हो इसका मेजर या फिर कह सकते हो सबसे हार्मफुल सिम्टम होता है
जो कि हो जाता है डिफॉर्मिटीज, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो भी हाथ पैर होते हैं वो डिफॉर्म ही हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे उंगलियां कट जाती हैं, ऐसा लगता है कि उंगलियां थी ही नहीं, है ना, मसल वीकनेस हो जाती है। तो ये हमारे इसके थोड़े से लेट स्टेज के सबसे ज़्यादा क्रॉनिक या फिर हार्मफुल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी लेप्रोसी के केसेस हैं उनका अर्ली डिटेक्शन हो, है ना, कंप्लीट ट्रीटमेंट यहाँ पे हो, फ्री ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, डिसेबिलिटी को प्रिवेंट किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो लेप्रोसी है इसका सबसे लेट स्टेज या फिर कह सकते हो इसका जो एट लास्ट में जो इफेक्ट आता है वो क्या होता है, वो आता है डिफॉर्मिटी का। तो इसको एटलीस्ट कंट्रोल किया जाए, यहाँ पे कम्युनिटी में ट्रांसमिशन को कम किया जाए, मतलब लोगों के बीच में ये बीमारी फैले ना, स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको यहाँ पे रिमूव किया जाए और यहाँ पे लेप्रोसी को पूरी तरीके से खत्म किया जाए, ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। फंक्शनिंग की बात करें तो सबसे पहला इसका फंक्शन है केस डिटेक्शन, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे जो भी कम्युनिटीज है वहाँ पे एक्टिव सर्वे हो, जो भी सस्पेक्टेड पेशेंट्स है, मतलब जिनको भी ऐसा लग रहा है कि लेप्रोसी हो सकती है, उनकी स्क्रीनिंग हो, उनको चेक किया जाए, उनकी डायग्नोसिस करी जाए, और उसके बाद अगर किसी डायग्नोसिस में निकल के आता है कि हाँ ये लेप्रोसी पॉजिटिव है, तो वहाँ पे जो है, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा ट्रीटमेंट था, तो पहले यहाँ पे क्या था कि पहले जैसे आप लोगों को पता है आज के दिन में इसका नाम क्या है, आज के दिन में इसका नाम है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पे जब पहले इसका नाम था नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ड्रग दी जाती थी जिसको हम बोलते थे डैप्सोन, ठीक है। तो जो ट्रीटमेंट था ये इसी ड्रग के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता था। लेकिन आज के दिन में जैसे टीबी में हम लोग मल्टी ड्रग का यूज करते हैं, उसी तरीके से लेप्रोसी में भी हम लोग यहाँ पे मल्टी ड्रग थेरेपी का यूज करते हैं, जिसमें रिफैम्पिसिन हो गया, डैप्सोन हो गया और हमारा क्लोफाजिमीन हो गया। तो ये सभी ड्रग्स का यूज हम लोग एक साथ करते हैं लेप्रोसी को कंट्रोल करने में, ठीक है। ये ट्रीटमेंट हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, और ये जो मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट है ये जो है कंप्लीट क्योर और जो है रेजिस्टेंट को जो है कह सकते हो प्रिवेंट करता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो भी हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, ये जो है और भी जगह कह सकते हो हमारा कह सकते हो इंटीग्रेट किया गया है ना। जो भी लेप्रोसी केयर सर्विसेज हैं वो हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इन सभी जगह हमारे प्रोवाइड किए गए ताकि हमारा ट्रीटमेंट जो है इजीली एक्सेसिबल हो, है ना, यानी लोग जो है जल्दी उसको एक्सेस कर पाए। उनको ऐसा ना हो कि अगर उनको कोई बीमारी है तो उनको जो है फिर बड़े बड़े सिटीज में ही दौड़ना पड़े। आईसी एक्टिविटी सिंपल सी बात है कि हमारा इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, है ना, ताकि स्टिग्मा कम से कम हो, अर्ली ट्रीटमेंट हो पेशेंट का, और यहाँ पे लेप्रोसी हमारी क्योर हो, कि मतलब लोगों को बताया जाए कि भाई लेप्रोसी का इलाज है, ये आप ऐसा मत समझो कि ये कोई ऐसा पुराने जन्मों का कर्म है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं, यहाँ पे अर्ली ट्रीटमेंट हमारा जो है प्रमोट किया गया है ताकि यहाँ पे डिफॉर्मिटीज अवॉइड है। देखो जितनी जल्दी ट्रीटमेंट होगा उतना जो है डिफॉर्मिटीज के चांसेस कम से कम होंगे। फिजियोथेरेपी और केयर प्रोवाइड करेगी अफेक्टेड पेशेंट्स को, और यहाँ पे रेगुलर फॉलोअप हुआ और यहाँ पे प्रोग्रेस और ट्रीटमेंट कंप्लीशन को यहाँ पे ट्रैक किया गया। इसमें भी अगेन टीबी की तरह ट्रीटमेंट को कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आउटकम्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो लेप्रोसी के केसेज है वहाँ पे बहुत अच्छा खासा हमें रिडक्शन देखने को मिला। जैसे आज के दिन में आप लोग बहुत कम ही ऐसे लोग देखते होंगे जिनको लेप्रोसी देखने को मिलती है, ठीक है। और इंडिया ने देखिए एलिमिनेशन तो अचीव कर लिया है, इरेडिकेशन हालांकि अभी पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि खत्म ही हो चुका है, लेकिन एलिमिनेशन काफ़ी अच्छे खासे हो चुका है। जैसे कि आज के दिन में अगर देखा जाए, अगर आप लोग 10,000 लोग उठा के देखोगे तो वहाँ पे एक से भी कम, यानी लगभग कह सकते हो 10,000 में भी चांसेस है कि आप लोगों को कोई केस ना देखने को मिले। तो केस बहुत कम हो चुके हैं, ठीक है। चाइल्ड केसेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। जैसे चाइल्ड मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोगों में से मान लो 9 जो केसेज है वो मान लो बच्चों को देखने को मिलते थे 2014 में, तो आज के दिन में वही केसेज जो है 4.6% पे आ गए, ठीक है। मतलब 100 में सिर्फ 4 ही ऐसे केस होंगे जो कि बच्चों को देखने को मिल सकते हैं, है ना। देखो बच्चों को होना ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है, कि उनको बहुत अर्ली स्टेज में ही हो जाएगा, तो वो अगर डिफॉर्मिटी हो गई तो वो तो लाइफ टाइम रहनी है। उसके बाद यहाँ पे अवेलेबल मल्टी ड्रग थेरेपी हमारी अवॉइड करा जो है अवेलेबल कराई गई। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी में भी काफ़ी रिडक्शन देखने को मिला। जैसे जो लेप्रोसी है इसमें सबसे खतरनाक सिम्टम क्या होता है कि भाई डिसेबिलिटी आ जाती है, फिर कह सकते हैं डिफॉर्मिटी आ जाती है। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा रिडक्शन हमें देखने को मिला, अवेयरनेस इंक्रीज हुई है और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ पे स्ट्रेंथन हुआ है लेप्रोसी सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। तो देखिए मेंटल हेल्थ मतलब समझ सकते हो आप लोग यहाँ पे, जैसे लोगों की मेंटल हेल्थ कैसी है ना, उनको डिप्रेशन तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, या फिर वो जो है सिजोफ्रेनिया वगैरह से तो नहीं गुजर रहे, है ना। तो इन सभी चीज़ों को भी एड्रेस करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया 1982 में।
तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया एंड सब्सटेंस अब्यूज। अब यहाँ पे देखिए, जैसे जब भी किसी कोई बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो वो गलत चीज़ों का इस्तेमाल भी करने लगता है ना, जैसे वो ड्रग्स का यूज़ करने लग जाता है अपनी परेशानी को थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे हमारा जो है टोबैको, अल्कोहल, इन सब का यूज़ कहीं न कहीं ज़्यादातर लोग अपनी परेशानियों से थोड़ी देर के लिए रिलीफ़ पाने के लिए ही ज़्यादातर करते हैं, ठीक है? वर ऑफ़न इग्नोर्ड ड्यू टू स्टिग्मा एंड लैक ऑफ सर्विस, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे देखो, अब आपको पता है, जैसे आज के दिन में आज के दिन में भी इवन अगर कोई बोले कि भाई मुझे डिप्रेशन है, ठीक है? तो लोग ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं, मतलब लोगों को लगता है कि डिप्रेशन क्या होता है ना? अगर कोई बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की परेशानी है, तो लोगों को लगता है अरे परेशानी है, ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐसा है कि धीरे-धीरे चल के बहुत कह सकते हो आगे चल के बहुत क्रॉनिक स्टेज में कन्वर्ट हो सकती हैं, जहाँ पे पेशेंट क्या हो सकता है कि भाई वो सुसाइडल अटेम्प्ट तक कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर तो नहीं करना चाहिए, है ना? तो वही चीज़ है कि पहले क्या था, पहले यहाँ पे इन सभी को जो है स्टिग्मा मतलब ये कि मान लो मैंने किसी को बताया कि भाई मुझे डिप्रेशन है, तो लोग हँसेंगे मुझ पे, है ना? मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। और सर्विसेज़ भी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी कि अरे डिप्रेशन है तो डिप्रेशन के लिए क्या किया जा सकता है, जैसे कोई बीमारी हो। लेकिन अब आज के दिन में आप लोग को पता है कि हमारी जो है बहुत सारी दवाएँ अवेलेबल हैं, जैसे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स वगैरह हो गई, ठीक है? तो वही चीज़ है कि देखिए, यहाँ पे जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, इसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया था टू इंटीग्रेट मेंटल हेल्थ केयर इनटू जनरल हेल्थ सर्विस। मतलब यहाँ पे जैसे पहले क्या था, पहले हॉस्पिटल्स में सिर्फ़ इलाज होता था जब भी कोई बीमारी हो गई आप लोगों को, ठीक है? कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है तभी आप लोग का कोई इलाज है। वहाँ पे भाई मेंटल हेल्थ आप लोग ये बताने जाओ कि भाई मुझे बहुत परेशानी है, मुझे बहुत टेंशन है, तो वहाँ पे इलाज नहीं होता था, उनके पास दवाएँ नहीं होती थी, उनके पास कुछ ट्रीटमेंट नहीं होता था। लेकिन आज के दिन में यहाँ पे हॉस्पिटल्स में मेंटल हेल्थ केयर को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दे दी गई है, ठीक है? अगर कोई पेशेंट आ रहा है और वो बोल रहा है, जैसे हमारे साइकियाट्रिस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं आज के दिन में, है ना? और जो भी ट्रीटमेंट है, उनको यहाँ पे सभी लोगों तक एक्सेसिबल कराया गया है, स्पेशली इन रूरल एरिया, क्योंकि रूरल एरिया में तो इन सभी चीज़ों के बारे में बिल्कुल बात ही नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए, मेंटल हेल्थ केयर हमारा अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, और यहाँ पे जो भी मेंटल हेल्थ सर्विस हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में इंटीग्रेट हों, है ना? ऐसा ना हो कि उन्हें जो है मेंटल हेल्थ के लिए हमें स्पेशली जो है कहीं बड़े-बड़े अर्बन सिटीज़ में जाना पड़ रहा है, रूरल एरियाज़ में कुछ है ही नहीं। अब हालाँकि देखा जाए तो आज भी बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी धीरे-धीरे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। और उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हमारा इम्प्रूव हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करें। जैसे स्पेशली मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में आजकल आप लोग देख भी रहे होंगे, बहुत सारे लोग बात कर ही रहे हैं। स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन हमारा रिड्यूस हो, और यहाँ पे जो भी ऐसे डॉक्टर्स हैं, देखो जैसे हर डॉक्टर मेंटल हेल्थ के बारे में जो है लोगों को राय नहीं दे सकता है ना? हर हर डॉक्टर मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के बारे में एजुकेशन नहीं दे सकता है। हर डॉक्टर मेंटल हेल्थ की दवा नहीं दे सकता है। उसके लिए क्या होता है, जो हमारे साइकियाट्रिस्ट होते हैं, काउंसलर होते हैं, और डॉक्टर और नर्सेज़ जो कि कह सकते हो नॉर्मल डॉक्टर्स और नर्सेज़ भी हैं, जो कि बाकी चीज़ों में स्पेशलिस्ट हैं, उनको भी एटलीस्ट थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देना कि देखिए अगर आप लोग के पास कोई मेंटल हेल्थ का पेशेंट आ रहा है तो आप लोग उसको भी एटलीस्ट थोड़ा बहुत काउंसलिंग दो, है ना? साइकियाट्रिस्ट को रेफ़र करो। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसके लिए भी ट्रेनिंग यहाँ पे दी गई। फंक्शनिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए, जो भी हमारा मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे पहले अप्लाई किया गया है ना? यहाँ पे देखिए, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का मतलब है कि जो हमारा मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स तक यहाँ पे जो है कह सकते हो फैलाया गया है ना? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे इसको जो है कह सकते हो इंक्लूड किया गया। यहाँ पे 1996 में ये जो है स्पेशल प्रोग्राम, मतलब इसी के अंदर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर ही हमारा एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही था कि जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं, इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुँचाया जाए। अब करंटली आज के दिन में देखा जाए तो 767 प्लस डिस्ट्रिक्ट में हमारी ये सारी सर्विसेज आज के दिन में अवेलेबल देखने को मिलती हैं। जिसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? जिसमें हमारा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सर्विस इंक्लूड होती है। जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है? अगर वो बाहर से भी आ रहा है तो उसको आप लोग यहाँ पे प्रॉपर जो है जो भी दवाएँ हैं, ठीक है? या फिर जो भी काउंसलिंग है वो प्रोवाइड करी जाए। उसके बाद अवेयरनेस प्रोग्राम, यानी कि लोगों को अवेयर किया जाए कि देखिए मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी हमें प्रायोरिटी देनी है। ये नहीं कि हम लोग सिर्फ़ अपने शरीर पे फ़ोकस करे जा रहे हैं, हम लोग अपनी बॉडी पे फ़ोकस करे जा रहे हैं, मेंटल हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उसके बाद देखिए, ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर्स, मतलब सिंपल सी बात है, लोगों को जो है थोड़ा-सा ट्रेन किया गया कि आप लोग यहाँ पे मेंटल हेल्थ को भी थोड़ा-सा हैंडल करिए। उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर में भी हमारा इसका इंटीग्रेशन हुआ, जैसे कि हमारी जो भी सर्विसेज हैं वो हमारा पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ केयर और हमारा कम्युनिटी हेल्थ केयर लेवल्स पे भी प्रोवाइड करी जाए। उसके बाद जनरल डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग करी गई ताकि वो यहाँ पे जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको आइडेंटिफाई और ट्रीट कर पाएँ। उसके बाद यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि देखिए जो भी वही बात है कि मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सेज, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स, इन सबको ट्रेनिंग दी गई
ताकि वो यहाँ पे जो है अच्छे से हमारा कह सकते हो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाए हमारे जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए। उसके बाद यहाँ पे आईईसी एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे वही चीज़ की इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मतलब अवेयरनेस कैंपेन हमें लॉन्च की गई कि भाई देखो यहाँ पे आप लोग बात करने से मत डरो। अगर आप लोग को कोई भी परेशानी है, अगर आप लोग को सच में लग रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ नहीं सही है, तो बात करो, दूसरों से शेयर करो, डॉक्टर के पास जाओ, है ना। यहाँ पे बिल्कुल भी शर्म करने वाली बात नहीं है। अर्ली ट्रीटमेंट यहाँ पे लिया जाए और यहाँ पे पब्लिक को एजुकेट किया जाए कि मेंटल हेल्थ को भी हमें उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारे जो भी एसेंशियल ड्रग्स हैं, जैसे जो भी हमारे साइकोट्रोपिक मेडिसिन हैं, उनको यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और पीएचसी में हमारा अवेलेबल कराया जाए। तो ये हमारे इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम जो है फंक्शन करता है। आउटकम्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज है वो आज के दिन में इस प्रोग्राम के थ्रू काफ़ी ज़्यादा आपने देखा ही कि लगभग 767 प्लस डिस्ट्रिक्ट में आज के दिन में ये सर्विसेज यहाँ पे एक्सपैंड करी जा चुकी हैं। इमरजेंसी और ट्रामा केयर सेंटर्स भी हमारे एस्टेब्लिश हुए मेंटल हेल्थ के लिए, और यहाँ पे मेंटल इलनेस के प्रति अवेयरनेस भी काफ़ी इंक्रीज हुई है। जैसे बात तो होती ही है आज के दिन में मेंटल हेल्थ पे, है ना। और उसके बाद हमारा स्टिग्मा भी रिड्यूस हुआ है, दो स्टिल अच्छा है। जैसे अब हालांकि आज के दिन में भी लोग इस बारे में बात करने से थोड़ा सा कतराते जरूर है कि मेरी मेंटल हेल्थ नहीं सही है, लेकिन फिर भी लोग बातें कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एटलीस्ट शेयर कर रहे हैं। उसके बाद अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इंप्रूव हुआ है और बेटर कम्युनिटी बेस्ड हमारा अप्रोच जो है देखने को मिली है। तो ये हमारा नेशनल हेल्थ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम देखने को मिला। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस। अब देखो डीफनेस का मतलब होता है बहरापन, ठीक है, और डीफ का मतलब होता है बहरा, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये प्रोग्राम इसलिए लॉन्च किया गया कि जो हमारी कंट्री के लोग हैं, ठीक है, तो उनमें मतलब कह सकते हो बहरापन अवॉइड कर सके, मतलब उनकी सुनने की क्षमता को यहाँ पे बरकरार रखा जाए। ऐसा ना हो कि वो अपनी हियरिंग कैपेसिटी को लॉस कर दे, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम था जब इसके केसेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2006 में नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस लॉन्च किया। और यहाँ पे देखिए अराउंड अ लार्ज पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ हियरिंग केसेज आर प्रिवेंटेबल। मतलब यहाँ पे देखो जैसे ज़्यादातर जो ऐसे केसेज होते हैं जहाँ पे हियरिंग लॉस होता है, मतलब जहाँ पे मतलब लोग बोलते हैं कि उनको सुनाई नहीं दे रहा, तो वो प्रिवेंटेबल होते हैं। मतलब या तो उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, मतलब उनको उनसे बचा जा सकता है, और या तो उसको ट्रीट किया जा सकता है। जैसे ज़्यादातर केसेज किसकी वजह से होते हैं, या तो ईयर इन्फेक्शन हो गया, नॉइज एक्सपोजर, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे अगर मान लो आप गाना सुन रहे हो, ठीक है, ईयरफोन पे, आप बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ में सुन रहे हो, तो फिर चांसेज हैं कि धीरे धीरे आपकी हियरिंग लॉस जो है कह सकते हो सकता है ना, आपको हियरिंग लॉस देखने को मिल सकता है। तो वो प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल कैसे है? सिंपल सी बात है भाई, गाना इतना तेज क्यों सुन रहे हो आप लोग, है ना, थोड़ा सा कम सुनो, थोड़ा सा लो वॉइस पे सुनो। और ईयर वैक्स भी थोड़ा सा अगर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए तो वहाँ पे वो भी एक प्रॉब्लम कॉज करता है। तो मतलब कई सारे ऐसे केसेज होते हैं हियरिंग लॉस के जो कि प्रिवेंटेबल होते हैं और ट्रीटेबल होते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम उन्हीं केसेज पे फोकस करता है कि जो भी हमारे केसेज हैं वो अर्ली डिटेक्ट हो, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके। और हमारी रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, देखो रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि पहले जैसा, ठीक है, मतलब जो पहले जैसा था वैसा हो जाए। मतलब मान लो कोई पेशेंट है और उसको लग रहा है कि भाई उसको अच्छा से, उसको बहुत ऊंचा सुनाई दे रहा है या फिर उसको पहले जैसा नहीं सुनाई दे रहा है, तो उसको ट्रीट किया जाए और यहाँ पे उसको पहले जैसा किया जाए, मतलब उसकी हियरिंग एबिलिटी को पहले जैसा मेंटेन करा जाए, है ना। तो इसको ये सारी सर्विसेज हमारी जो है प्रोवाइड करी जाती हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। अब इसके हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा हियरिंग लॉस प्रिवेंट हो, हमारा जो भी ईयर प्रॉब्लम्स है उनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो, ट्रीटमेंट हो, हमारा डीफनेस का बर्डन कम से कम हो, हमारी रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करी जाए। जैसे कि मान लो जैसे अगर किसी को बहुत ऊंचा सुनाई देता है तो फिर आप लोगों को पता है कि आजकल हियरिंग एड्स आते हैं, जैसे कान में लगाने वाले ऐसे स्पीकर्स आते हैं, मतलब स्पीकर नहीं रहता है, वो ऐसा ईयरफोन जैसा दिखता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा हियरिंग थोड़ा सा इंप्रूव होती है और थेरेपी प्रोवाइड करी जाती है। मैन पावर, देखो मैन पावर का मतलब यही है कि हमारे ऐसे हेल्थ वर्कर्स को डेवलप करना जो कि इन केसेस के लिए हमारे स्पेशलिस्ट हों, है ना, जैसे ईएनटी स्पेशलिस्ट, और हमारा जो है अवेयरनेस इंक्रीज करना हमारा ईयर केयर और सेफ प्रैक्टिसेस के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे इसके ऑब्जेक्टिव में आ जाती हैं। फंक्शनिंग और स्ट्रेटजीज की बात करें तो सबसे पहला इसका फंक्शन हो जाता है स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन। तो यहाँ पे देखिए जो ये प्रोग्राम है ये फोकस करता है कि जो भी हमारे प्रॉब्लम अगर आ रहे हैं किसी को, ठीक है, किसी को अगर लग रहा है उसको सुनने में प्रॉब्लम है, तो वो जो केसेज है वो सबसे जल्दी से जल्दी यहाँ पे डिटेक्ट हो सके, मतलब जल्दी से जल्दी उनका पता लगाया जा सके। अब इसके लिए यहाँ पे कुछ कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं स्कूल में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जहाँ पे लोगों को चेक किया जाता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ऐसे चेक करते हैं कि यहाँ पे कहीं इसको ऊंचा तो नहीं सुनाई दे रहा है।
डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर यहाँ पे कोई भी पेशेंट है जो कि डायग्नोस हो रहा है तो फिर यहाँ पे उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा जाता है ना। ईयर डिजीजेज जैसे कि ओटाइटिस मीडिया, देखो ओटाइटिस मीडिया होता है हमारा मिडल ईयर का इन्फेक्शन। तो मिडिल, आपको पता होगा ईयर के हमारे 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जो मिडिल ईयर होता है, तो मिडिल ईयर में जो इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। तो इसको कंट्रोल करना, और वैक्स इन्फेक्शंस और जो भी और भी हमारे जो ईयर इन्फेक्शंस हैं उनको कंट्रोल करना, तो इन सभी चीज़ें हमारी मतलब कह सकते हो इस प्रोग्राम में फोकस करी गई हैं। उसके बाद हमारा रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, मतलब जो भी हमारे हियरिंग एड्स है, जैसे हमारे कुछ कान में लगाने वाले हियरिंग एड्स होते हैं, तो इन सभी का जो है कह सकते हो फ्री या तो सब्सिडाइज्ड, मतलब कि या तो आप लोग फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करो और या तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को सब्सिडी दे, मतलब यहाँ पे कम पैसे में मिल पाए, है ना, वो सारी चीज़ें। और उसके बाद स्पीच थेरेपी और काउंसलिंग हमारा इम्प्रूव हो, यानी लोग जो है कह सकते हो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा लोगों को थेरेपी दी जाती है, काउंसलिंग दी जाती है, ताकि वो थोड़ा सा जो है बेटर हो सकें पहले से। और आईसी एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हमारा एजुकेशन दी जाती है ईयर हाइजीन के प्रति। अवॉइड लाउड नॉइस, यहाँ पे जैसे आप बहुत तेज़ गाना ना सुनिए, है ना, अपने ईयर की हाइजीन भी मेंटेन करिए, वैक्स को रिमूव करिए, अर्ली ट्रीटमेंट लीजिए अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो। और यहाँ पे मैन पावर को बिल्ड करना, मतलब डॉक्टर्स, ऑडियोलॉजिस्ट, हेल्थ वर्कर्स सबको जो है ट्रेन करना हमारे ईयर केसेज के लिए, हियरिंग लॉस केसेज के लिए। अब इसके आउटकम्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए हियरिंग लॉस का बहुत ज़्यादा अर्ली डिटेक्शन हमें इंप्रूव देखने को मिला है। और यहाँ पे ईएनटी सर्विसेज यहाँ पे इंक्रीज हुई हैं। जैसे अब आज के दिन में आप लोग देखोगे तो हर सिटी में बहुत सारे ईएनटी स्पेशलिस्ट भी हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि पहले कम ही देखने को मिलते थे। हियरिंग एड्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला है। पब्लिक अवेयरनेस हमारी इंक्रीज हुई है ईयर केयर के लिए। और यहाँ पे प्रिवेंटेबल डीफनेस केसेज हमारे रिड्यूस हुए हैं, मतलब जो भी ऐसे केसेज हैं जो कि प्रिवेंट करे जा सकते हैं वो यहाँ पे प्रिवेंट हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे इस प्रोग्राम के आउटकम निकल के आ जाते हैं। बाकी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में। तो देखिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इम्यूनाइजेशन का मतलब इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना, इम्यूनिटी को कह सकते हो स्ट्रेंथन करना। अब इम्यूनिटी कैसे इम्प्रूव होगी? सिंपल सी बात है, इम्यूनिटी इंप्रूव करने से मतलब ये है कि मान लो कोई वायरल डिजीज या फिर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कुछ भी ऐसी बीमारी जो कि किसी वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट की वजह से हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में वैक्सीन देना, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी उस वायरल डिजीज के लिए एंटीबॉडी डेवलप कर सके और हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है उस बीमारी के लिए इम्प्रूव हो सके। तो ये सारी चीज़ें हमारी इस प्रोग्राम के अंदर आती हैं। मतलब आप सिंपली समझो इस प्रोग्राम में क्या होता है, इस प्रोग्राम में बहुत अलग अलग बीमारियों के लिए हमारी वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारा इंडियन गवर्नमेंट का वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ प्रोग्राम है, जो कि 1985 में लॉन्च किया गया था और ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में काम करता है। और यहाँ पे देखिए इसमें हमारा मेन फोकस किस पे होता है? वैक्सीनेशन पे। अलग अलग बीमारियों के लिए हमारा वैक्सीन डेवलप कर देना, जैसे पोलियो, जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम भी इसी का पार्ट है, ठीक है। कोरोना के लिए जो वैक्सीन दी गई वो भी कह सकते हो इसी के अंदर जो है दी गई, है ना। ये जितनी भी टाइप की वैक्सीन वगैरह दी जाती हैं वो हमारे इसी प्रोग्राम के अंदर जो है डेवलप, मतलब कह सकते हो डिलीवर करी जाती हैं। वैक्सीनेशन हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज एंड रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि जो बच्चों की जो कह सकते हो बहुत ज़्यादा बच्चों की डेथ वगैरह देखने को मिलती है वायरस डिजीजेस से, ठीक है, तो उन सबसे यहाँ पे वैक्सीन हमें बहुत अच्छे से बचाने का काम करती है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारा एक मेजर रोल प्ले करता है पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने में और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने में। और इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम यही है कि जो भी वैक्सीनेशन सर्विसेज हैं वो फ्री यहाँ पे प्रोवाइड करी जाए, है ना। जो भी बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, ठीक है, इनको यहाँ पे वैक्सीन यहाँ पे फ्री में अवेलेबल कराई जाए। जैसे कोरोना वैक्सीन आप लोग को लगी थी तो आपने कोई पैसा थोड़ी दिया था, अगर दिया है तो फिर आपने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी या फिर आप लोगों को किसी ने बेवकूफ़ बना दिया, क्योंकि वो सारी सर्विसेज हमारी फ्री में दी गई हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे जैसे मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी हमारा रिड्यूस करना, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कवरेज को अचीव करना। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो भी लोग हैं, ठीक है, सभी लोग, अगर कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है तो वो सभी लोग यहाँ पे उसमें इंक्लूड हो जाएं, ऐसा ना हो कि कोई बच जाए, है ना। एलिमिनेट इरेडिकेट डिजीज लाइक पोलियो एंड मैटरनल एंड न्यूनेटल टेटनस, ठीक है, टेटनस वगैरह हो गया, पोलियो हो गया, इन सबको यहाँ पे इरेडिकेट करना, रिमूव करना। सेफ एंड पोटेंट वैक्सीन को यहाँ पे इंश्योर करना थ्रू प्रॉपर कोल्ड चेन सिस्टम। अब एक चीज़ समझो, जैसे जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन, ठीक है, तो वैक्सीन, आप एक चीज़ समझो, वैक्सीन जैसे बना तो ली मान लो आपने, ठीक है, लेकिन अब इसको सेफ अगर आप लोगों को रखना है तो इसको सेफ रखने का एक ही तरीका होता है कि इसको हमें प्रॉपर कोल्ड चेन में रखना पड़ता है। कोल्ड चेन मेंटेनेंस का मतलब होता है कि इसको हमें 24 घंटे, ठीक है, हमें एक लो टेम्परेचर में रखना है। मतलब एक भी सेकंड ऐसा ना हो जब ये
हाई टेम्परेचर में चली जाए, वरना फिर ये ख़राब होने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कोल्ड टेम्परेचर कितना, लगभग 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमें इसका टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। हमें इसको इसी टेम्परेचर में स्टोर करना होता है। तो ये सारी चीज़ें भी इस प्रोग्राम के अंदर ध्यान रखी गई। और उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी की अवेयरनेस इंक्रीज हो अबाउट इम्यूनाइजेशन, मतलब कि वो अपने आप को जो है वैक्सीनेट करवा सकें। तो इसके फंक्शन देखिए, इसकी फंक्शन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन ये है वैक्सीनेशन सर्विसेज, मतलब कि जो भी वैक्सीन है, ठीक है, वो यहाँ पे फ्री प्रोवाइड करी जाए सब सेंटर्स में, पीएचसी, सीएचसी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ठीक है। और आउटरीच सेशन मतलब ऐसे विलेज या फिर ऐसी जगह जहाँ पे लोग नहीं पहुँच, जहाँ पे लोग कह सकते हो लोगों को हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं है, वहाँ भी वैक्सीन वगैरह डेवलप करे, जो है डिलीवर करी जाए आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू, है ना। उसके बाद कोल्ड चेन मेंटेनेंस। अब देखिए, वैक्सीन हमारी सेफ रहें, ये भी इस प्रोग्राम का एक बहुत मेजर ऑब्जेक्टिव था। और इसकी फंक्शनिंग भी यहाँ पे इसको ध्यान में रख के करी जाती है कि यहाँ पे जो भी वैक्सीन है, ठीक है, उनको यहाँ पे जो है लो टेम्परेचर पे स्टोर करा जाए। जैसे वैक्सीन क्या होती है, टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, तो इनको हम लोग यहाँ पे जब भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो उसमें हमें आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर्स का यूज करना है। देखो, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर क्या होता है, एक ऐसा रेफ्रिजरेटर होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारी लाइनिंग्स में क्या होता है, आइस फील होती है। अब ये क्या करती है, जैसे मान लो गलती से अगर ये इस फ्रिज से मान लो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट हो गई, ठीक है, तो फिर क्या होगा भाई, आप लोग को पता है, नॉर्मल फ्रिज होगा, नॉर्मल रेफ्रिजरेटर होगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट होगी तो वो बंद हो जाएगा। लेकिन जो आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर होते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनकी जो वॉल्स होती हैं उनमें आइस जमा होती है। तो अगर मान लो थोड़ी देर के लिए लाइट चली भी जाती है, तो ये जो आइस है ये टेम्परेचर को उतना ठंडा ही मेंटेन रखती है कुछ देर के लिए। अब देखो, कुछ ही देर रखेगी तो सिंपल सी बात है, इतना तो हमें ध्यान रखना ही है कि जहाँ पे वैक्सीन हमने स्टोर करी है वहाँ पे लाइट वगैरह प्रॉपर रहे। और डीप फ्रीजर्स होते हैं जहाँ पे काफ़ी लंबे समय के लिए हम लोग यहाँ पे जो है स्टोर कर देते हैं ना। कोल्ड बॉक्सेज हो गए, वैक्सीन कैरियर्स हो गए। देखो, वैक्सीन को हम लोग यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, उस टाइम पे हमें प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेनेंस का ध्यान रखना है, और ये हमारा वैक्सीन की पोटेंसी और इफेक्टिवनेस को इंश्योर करता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस के बारे में, तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो भी इम्यूनाइजेशन कवरेज है उसको रेगुलर ट्रैक करना, ठीक है, देखना कि हमारे सभी लोग इम्यूनाइज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और यहाँ पे एडवर्स इवेंट को मॉनिटर करना। अब जैसे देखो, वैक्सीन की वजह से भी क्या होता है, कभी कभी कुछ लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। जैसे अगर आप लोग को पता हो तो कोरोना वैक्सीन की वजह से भी कई बार ऐसा सुनने में आया कि कुछ लोगों को बहुत दर्द हो रहा है, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सभी इवेंट को भी मॉनिटर करना, ये भी इसी के अंदर आ जाता है। और यहाँ पे आईसी एक्टिविटीज, मतलब वही है कि हमारा वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस को समझाना लोगों को, है ना। और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, मतलब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जो वैक्सीन होती हैं वो एक बार में नहीं बल्कि 2-3 बार में लगती हैं। जैसे कोरोना की वैक्सीन भी क्या था, उसमें हमारा 2 बार में लगनी थी, ठीक है, एक बूस्टर डोज भी दी गई थी उसमें। तो इन सभी चीज़ों को भी प्रॉपर मेंटेन करना। और जो मिथ्स और मिसकंसेप्शन है कि भाई जो हमारी वैक्सीन है, कुछ लोगों को लगता है वो बहुत ही ख़राब होती है, अनसेफ होती है, तो इन सबसे लोगों को जो है अवेयर करना कि ऐसा कुछ नहीं है, वो आपकी जान के लिए ये है ना, आपकी लाइफ को बचाने के लिए ये। ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो भी एएनएम्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, हेल्थ स्टाफ हैं, इनको ट्रेन करना हमारा वैक्सीनेशन के लिए, है ना। और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना ऑल लेवल्स, एट ऑल लेवल्स। और उसके बाद आउटकम्स की बात करें, इस प्रोग्राम का आउटकम क्या निकला कि जो भी हमारे चाइल्ड और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो बहुत कम हो गए। मतलब देखो, आपको पता है कि जैसे पोलियो वगैरह भी क्या है, पोलियो वगैरह चाइल्ड पे ज़्यादा अटैक करता है। जैसे पोलियो की जो वैक्सीन है वो यहाँ पे एडल्ट को थोड़ी दी जाती हैं, वो बच्चों को ही दी जाती हैं, क्योंकि बचपन में ही वो बच्चों को ज़्यादा अटैक करता है। तो वहाँ पे इन सभी केसेज में काफ़ी रिडक्शन देखने को मिला। इंडिया यहाँ पे पोलियो फ्री डिक्लेयर हुआ 2014 में। और पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था वो इसी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का सबसे मेजर पार्ट था, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा जो है कह सकते हो इसका आउटकम देखने को मिला कि इंडिया पोलियो से तो पूरी तरीके से फ्री हो चुका है। जैसे आज के दिन में पोलियो के केसेज आप लोग को नहीं देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो भी डिजीज जैसे कि मीजल्स हो गया और उसके बाद नियोनेटल टेटनस हो गया, ठीक है, तो ये सभी में हमारी वायरल डिजीज हैं, ठीक है, जो कि हमें काफ़ी जो है कम देखने को मिली है। और उसके बाद इंक्रीज्ड इम्यूनाइजेशन कवरेज, मतलब इम्यूनाइजेशन कवरेज इंक्रीज हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथन हुआ है, कोल्ड चेन नेटवर्क यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे इस प्रोग्राम के आउटकम में निकल के आती हैं। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट हमारा जाता है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। अब देखिए, जो हमारा एनपीसीबी प्रोग्राम है ये हमारा 1976 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च किया गया था। और इसका एम क्या था कि जो भी ब्लाइंडनेस है और विजुअल इम्पेयरमेंट है, देखो ब्लाइंडनेस का मतलब होगा कि जब पर्सन को दिखना बिल्कुल ही बंद हो चुका है, मतलब वो पर्सन अंधा हो चुका है, ठीक है। और विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब है कि
उसको दिखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगी है। जैसे जब भी किसी को चश्मा लगता है, इसका मतलब क्या है कि अभी उसको दिख रहा है लेकिन उतनी अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो उसको यहाँ पे पावर लेंस यूज करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी कह सकते हो इन सभी केसेस को कम करने के लिए यहाँ पे इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बात करें तो ब्लाइंडनेस के भी जो ज़्यादातर केसेज होते हैं वो या तो प्रिवेंटेबल होते हैं या तो ट्रीटेबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, जो सबसे मेजर हमारा ब्लाइंडनेस का कह सकते हो एक ऐसा केस जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है, वो होता है कैटरैक्ट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मोतियाबिंद। तो इसको अगर यहाँ पे टाइम पे ट्रीट करा लिया जाए, ठीक है, तो इंसान जो है अंधा नहीं होगा, ठीक है, उसको ब्लाइंडनेस नहीं होगी। लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ब्लाइंडनेस फिर यहाँ पे इसकी वजह से सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस के केसेज इसी की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। और कभी कभी रिफ्रैक्टिव एरर्स भी आ जाते हैं, तो ये सभी ट्रीटेबल हैं। अगर इनको टाइम से ट्रीट कर लिया जाए तो ब्लाइंडनेस से बचा जा सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च हुआ था। और इस प्रोग्राम का मेन फोकस था यहाँ पे जो भी ब्लाइंडनेस के केसेज हैं उनका अर्ली डिटेक्शन हो पाए, ट्रीटमेंट हो पाए और अवेयरनेस यहाँ पे फैल सके। और यहाँ पे देखिए, आज के दिन में जो ये प्रोग्राम है इसको हम लोग यहाँ पे एनपीसीबी नहीं बल्कि एनपीसीबी-वीआई नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट को भी इस प्रोग्राम में यहाँ पे ऐड कर लिया गया है कि अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है, उसको टाइम से ट्रीट कर लिया जाए, तो उसको भी यहाँ पे इसी में इंक्लूड कर लिया गया। जैसे आप लोग को पता हो कि मान लो किसी को हल्का फुल्का दिखने में प्रॉब्लम होने लगी है, ठीक है, किसी को मान लो दूर का नहीं दिख रहा है या फिर उसको धुंधला दिखाई दे रहा है, तो अगर टाइम से, ठीक है, अगर वो बिल्कुल टाइम से चश्मा लगाना स्टार्ट कर दे, अगर वो सबसे कम लेंस का चश्मा प्रॉपर वो टाइम से लगाना स्टार्ट कर दे, तो उसकी जो चश्मे का नंबर है वो कम होने के चांसेस तो साइंटिफिकली तो बोला गया है कि नहीं होते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वो ट्रीट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे क्या होता है कि लोग यहाँ पे अगर मान लो किसी को विजुअल इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम है और अगर वो यहाँ पे ग्लासेस टाइम से नहीं यूज करता तो धीरे धीरे उसके चश्मे का नंबर बढ़ता ही चला जाता है ना। अगर वो जानबूझ के फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर से अपनी आंखों से कुछ ऐसी चीज़ देखने की कोशिश कर रहा है जो कि उसको नहीं दिखाई दे रही है, तो फिर आंखें और ख़राब ही होती हैं अच्छी होने की बजाय। तो इन सभी चीज़ों पे यहाँ पे इस प्रोग्राम पे फोकस किया गया। बाकी इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी ब्लाइंडनेस है उसके प्रेवलेंस मतलब यही कि फैलाव प्रसार है ना, जो भी ब्लाइंडनेस है उसके फैलाव को रोका जा सके, जो आई केयर सर्विसेज हैं वो सभी को एक्सेसिबल हो, मतलब सभी लोगों तक पहुंचाए जा सकें, जो भी आई डिजीज हैं उनका अर्ली डिटेक्शन हो, ट्रीटमेंट हो, अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस को कम से कम रिड्यूस किया जा सके, मतलब ऐसी ब्लाइंडनेस जिसको अवॉइड करा जा सकता है एटलीस्ट वो तो कम हो। और यहाँ पे जो है ट्रेंड आई केयर मैन पावर डेवलप किया गया कि जो ऐसे हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कह सकते हो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेन किया गया। फंक्शनिंग ऑफ एनपीसीबी की बात करें तो यहाँ पे सबसे मेन फंक्शन क्या है कि सबसे पहले तो जो भी हमारा आंखें हैं, ठीक है, उनकी रेगुलर स्क्रीनिंग हो। मतलब अगर किसी को, अब अगर आप लोगों को पता नहीं आप लोग के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है, बट हम लोग जब स्कूल लाइफ में थे, ठीक है, तो हमारे स्कूल लाइफ में एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था जहाँ पे हम लोग की आंखें चेक करी गई थी और जिनकी आंखें ऐसा निकल के आया था कि जिनको भी थोड़ा बहुत कम दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो उनको फ्री ग्लासेस भी प्रोवाइड कराए गए थे। तो ये सारे चीज़ें इसी प्रोग्राम के अंतर्गत हुई थी, ठीक है। तो आई डोंट नो कि आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, बट मेरे साथ ऐसा हुआ था। हम लोग जब कॉलेज लाइफ में थे, मतलब सॉरी स्कूल लाइफ में थे, आई थिंक शायद 6-7 की बात है, नहीं और भी कम होगा शायद। और स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो रेगुलर आई स्क्रीनिंग है वो यहाँ पे कराई गई, ठीक है, इस कंडक्टेड थ्रू स्कूल हेल्थ प्रोग्राम या फिर कम्युनिटी आउटरीच कैंप्स। और उसके बाद यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि हमारा स्कूल के अंदर यहाँ पे और कम्युनिटी आउटरीच कैंप, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे लोग नहीं पहुँच सकते, मतलब जहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज कम एसेसिबल हैं, वहाँ तक भी जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स और जो आशा वर्कर्स हैं उनके थ्रू लोगों तक जो है सर्विसेज पहुंचाई गई। और उसके बाद यहाँ पे जो भी कंडीशंस हैं, ठीक है, जैसे कैटरैक्ट, ग्लाउकोमा, इसको यहाँ पे अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प हुई इन सभी चीज़ों के थ्रू। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ट्रीटमेंट सर्विसेज के बारे में, तो जो भी फ्री, मतलब कह सकते हो आई केयर सेंटर्स पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे जो भी सर्विसेज हैं वो या तो फ्री या तो सब्सिडाइज, मतलब या तो जो है ट्रीटमेंट में सब्सिडी दी गई या तो जो है फ्री ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करा गया। और स्पेशल फोकस किया गया कैटरैक्ट की सर्जरी पे, क्योंकि यही सबसे मेजर कॉज था ब्लाइंडनेस का, ठीक है। तो जो मोतियाबिंद है इसकी सर्जरी टाइम जल्दी से जल्दी हो पाए, ठीक है, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था, विच इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल एड्स की बात करें तो जो भी फ्री स्पेक्टेकल, देखो ये स्पेक्टिकल्स का मतलब है कि हमारे यहाँ पे जो भी चश्मा हो गया, ठीक है, ग्लासेज हो गए, तो फ्री ग्लासेज हमारे प्रोवाइड कराए गए स्कूल चिल्ड्रंस को, ठीक है। तो हमारे भी जो क्लासमेट थे उनको मिले थे 1-2 लोगों को जिनकी भी विजुअल इम्पेयरमेंट थोड़ा बहुत निकल के आई थी।
और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब ऐसे ऐसे लोग जो कि मतलब जिनके पास थोड़ा कम पैसा है, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कराए गए। अवेयरनेस एंड एजुकेशन, तो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स यहाँ पे कंडक्ट कराए गए ताकि आई हाइजीन भी इम्प्रूव हो, ठीक है। आई कंसल्टेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया और यहाँ पे रेगुलर आई चेकअप्स यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत कह सकते हो प्रोवाइड कराए गए। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हमारे मतलब जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं उनको यहाँ पे ट्रेन किया गया है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी हमारे कंट्री में डेवलप करे गए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा आई केयर सर्विस के लिए स्ट्रेंथन किया गया एट वेरियस लेवल, ताकि यहाँ पे ज़्यादा अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सके। अब इस प्रोग्राम के आउटकम्स की बात करें तो यहाँ पे ब्लाइंडनेस रेट काफ़ी कम हो चुका है आज के दिन में, और बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हमें कैटरैक्ट की सर्जरीज देखने को मिल रही हैं। अगर किसी को मोतियाबिंद है तो उसकी सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुली अच्छे से परफॉर्म हो पा रही है। हमारा आई केयर एक्सेस हुआ है, ठीक है, मतलब आई केयर सर्विसेज जो है रूरल एरियाज में भी एक्सेसिबल हुई हैं, और यहाँ पे आई हेल्थ के लिए अवेयरनेस इंप्रूव हुई है, और फ्री क्लासेज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं स्कूल चिल्ड्रंस को। ये सारे इस प्रोग्राम के आउटकम निकल के आए हैं। अब देखो एक चीज़ समझना, जैसे इसमें थोड़ा बहुत यही है ना कि थोड़ा बहुत आप लोग अपने हिसाब से बना के लिख के आना है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे आप लोग समझ लो, ठीक है। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं है सभी प्रोग्राम के बारे में। और बाकी फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करें अपने पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में, तो देखिए ये इंडिया का एक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोग्राम निकल के आया था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम को 1995 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, और यहाँ पे इस प्रोग्राम का सबसे ज़्यादा कह सकते हो सक्सेस रेट इसी प्रोग्राम का देखने को मिला है इंडिया में, क्योंकि आपको पता है आज के दिन में पोलियो के केसेज नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है, और ये इसी प्रोग्राम की वजह से अचीव हो पाया है। अब पोलियो अगर हम लोग बात करें तो पोलियो देखो होता क्या, देखो पोलियो एक बीमारी है जो कि एक्चुअल में इसका नाम होता है पोलियो माइलाइटिस, ठीक है। और ये बीमारी होती किसकी वजह से, होती है पोलियो वायरस की वजह से, और इसी वजह से इस बीमारी का नाम भी पोलियो रखा गया है, ठीक है। तो पोलियो वायरस ही इस पोलियो बीमारी की जड़ होता है, और बाकी ये जो है 5 साल से जो कम के बच्चे होते हैं, ठीक है, उन्हीं को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, कैन लीड टू। और यहाँ पे क्या होता है परमानेंट, यहाँ पे जो है कह सकते हो परमानेंट, यहाँ पे उनमें जो है कह सकते हो एक पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है, मतलब ये पैरालिसिस होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए द प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड फॉलोज द ग्लोबल गोल ऑफ पोलियो इरेडिकेशन सपोर्टेड बाय द WHO। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि हम लोगों ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में डिस्कस किया था, ठीक है, कि यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, ये हमारा किसका पार्ट है, ये हमारा पार्ट है जो है मतलब इसी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का ये पार्ट है पल्स पोलियो प्रोग्राम। और यहाँ पे ये किस पे फोकस कर रहा है कि हमारा जो पोलियो है उसको पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दिया जाए, मतलब पोलियो वायरस को ही पूरी तरीके से दुनिया से खत्म कर दिया जाए, एक भी केसेस पोलियो के ना देखने को मिले, जो कि काफ़ी सक्सेसफुली अचीव भी हो रहा है। और ये प्रोग्राम हमारा वही चीज़ है कि UIP का पार्ट है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव देखिए इसका क्या है कि हमारा जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया को कम्प्लीटली पोलियो फ्री बनाना, और उसके बाद यहाँ पे इंश्योर करना कि जितने भी 5 साल से नीचे के बच्चे हैं सभी को पोलियो वैक्सीन यहाँ पे रिसीव हो। तो देखिए क्या आप लोगों को पोलियो वैक्सीन रिसीव हुई है कि नहीं, आप लोगों ने पी है कि नहीं, प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। बाकी मुझे तो हुई थी। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पोलियो वायरस का ट्रांसमिशन भी इसी के थ्रू स्टॉप हुआ, और हाई इम्यूनिटी लेवल्स यहाँ पे मेंटेन हुए चिल्ड्रंस में। देखो चिल्ड्रंस में सिंपल सी बात है कि जब पोलियो की वैक्सीन दी गई तो पोलियो वायरस के लिए एंटीबॉडी डेवलप हुई है ना, तो उनकी इम्यूनिटी पोलियो के लिए स्ट्रांग हो गई। बाकी पोलियो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्या होता है, पोलियो हमारा एक हाईली इन्फेक्टियस वायरल डिजीज होता है जो कि पोलियो वायरस की वजह से देखने को मिलता है, और ये मेनली 5 साल से कम के बच्चों को देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये किसकी वजह से होता है, ये हमारा पोलियो वायरस की वजह से होता है, जो कि एक RNA वायरस होता है, और ये मेनली हमारा फीकल ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। फीकल ओरल रूट क्या होता है मैंने आप लोगों को सेकंड यूनिट में बताया था, और ये हमारा क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू भी हमारा स्प्रेड हो सकता है, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें तो हमारा यहाँ पे फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, वोमिटिंग, मसल पेन। बाकी देखो ये सारे तो ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि नॉर्मल है। बाकी इसका जो सब मतलब कह सकते हो ऐसा सिम्टम जो कि इरिवर्सिबल हो जाता है वो हो जाता है पैरालिसिस, और जनरली यहाँ पे लेग्स का पैरालिसिस देखने को मिलता है, मतलब लेग्स थोड़े से पतले हो जाते हैं है ना, और चलने लायक नहीं रहते हैं, पैरालिसिस हो जाता है। बाकी मेरे ही मोहल्ले में एक लोग हैं जिनको एक्चुअल में पोलियो हो गया था काफ़ी पहले ही। बाकी ऐसा तो आज के दिन में काफ़ी कम ही देखने को मिलता है। फंक्शनिंग ऑफ PPP की बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका फंक्शनिंग होता है नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज, मतलब यहाँ पे देखिए हमारे स्पेशल डेज हमारे होते हैं, ठीक है, और जहाँ जिनमें क्या होता है, जिनमें 5 साल से सभी बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन यहाँ पे दी जाती है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप लोगों को पता होगा कि जो पोलियो की वैक्सीन है वो ओरली दी जाती थी, 2 बूंद, है ना। वैक्सीन्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ 2 ड्रॉप्स।
अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो डोर टू डोर स्ट्रेटजी यहाँ पे देखिए आफ्टर बूथ वैक्सीनेशन, जैसे देखो एक तो यहाँ पे क्या होता था कि हमारा हर एक मोहल्ले में क्या होता था कि एक पोलियो का बूथ ऑर्गेनाइज कराया जाता था, जहाँ पे लोग जाके खुद ही अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते थे। लेकिन अगर मान लो कोई बच्चा बच भी जा रहा है तो वहाँ पे पोलियो जो वर्कर्स होते थे वो खुद भी घर घर जाके जो है इंश्योर करते थे कि कहीं कोई बच्चा मिस तो नहीं हुआ है, जिस जो हमारा इंश्योर करता था कि हमारी जो कवरेज है वो 100% हो जाए। उसके बाद देखिए बूथ बेस्ड वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन बूथ्स हमारे सेटअप किए गए हमारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और पब्लिक प्लेसेस में, ताकि हर जगह, ठीक है, हर जगह जो भी बच्चे हैं उनको वैक्सीन यहाँ पे डिलीवर करी जा सके। सर्विलेंस सिस्टम मतलब यहाँ पे मॉनिटरिंग किया गया, ठीक है, कि हमारा जो है कह सकते हो, अच्छा देखो यहाँ पे एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस मतलब ये भी हमारा कह सकते हो पोलियो की वजह से ही पैरालिसिस का एक केस है। तो देखा गया कि कहीं ये सारे केसेस देखने को तो नहीं मिल रहे हैं जिसकी वजह से पॉसिबल पोलियो, ठीक है, मतलब यहाँ पे डिटेक्शन हो पाए कि यहाँ पे कहीं पोलियो की वजह से ही तो बीमारी नहीं हो रही है और पोलियो किसी बच्चे को तो नहीं हो रहा है। और उसके बाद देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन जो है कराए गए, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि एक सबसे फेमस जो कैंपेन पोलियो के लिए चला था वो था 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है, जो कि अमिताभ बच्चन सर के थ्रू होता था, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि यहाँ पे टीवी, रेडियो, पोस्टर्स इन सभी के थ्रू हमारा यहाँ पे जो है अवेयरनेस फैलाई गई। अब आउटकम्स ऑफ ट्रिपल पी की बात करें तो यहाँ पे देखिए इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया 2014 में। मतलब आपको पता है आज के दिन में इंडिया में पोलियो के केसेस नहीं देखने को मिलते हैं और ये हमारा इसी प्रोग्राम के थ्रू जो है सब, मतलब ये प्रोग्राम वही बात है कि पोलियो प्रोग्राम हमारा इंडिया का एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है और यहाँ पे कोई भी न्यू केसेस नहीं रिपोर्ट हुए हैं 2011 से और हाई इम्यूनाइजेशन कवरेज अचीव हुई है वर्ल्ड वाइड और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस और इम्यूनाइजेशन सिस्टम यहाँ पे स्टैब्लिश हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखिए इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट कवर हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा किसी टॉपिक पे, मतलब पहले टॉपिक पे हमने थोड़ा सा टाइम दिया क्योंकि वहाँ पे एक बेस डेवलप करना था, बाकी चीज़ें सेम वैसी ही थी, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता ही दी हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बताइएगा आप लोगों को कोई डाउट है, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।